अध्याय 121 हाथ लिया। क्या बॉस जी सचमुच ठीक हो जाएंगे? किन यून अभी भी चिंतित था। जी वुफेंग जिन दुश्मनों का सामना कर रहा था वे बेहद शक्तिशाली थे। उनके पास न केवल मार्शल बॉडी के 7वें स्तर पर स्टार पैलेस के शिक्षक थे बल्कि कुछ लौह पुरुष भी थे। म्यू रोंग जुन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, लगता है हमें सबसे बुरे के लिए तैयार रहना होगा। अगर बॉस जी को सचमुच कुछ हो गया तो हम उन कमीनों को उनके खून से जरूर सजा देंगे। किन यून का चेहरा भारी हो गया और वह बिना कुछ बोले कुर्सी पर बैठ गया। हुओ जोंग और म्यू रोंग का भी यही हाल था। वे बिना कुछ बोले हॉल में बैठे डीन बाई के लौटने का इंतजार कर रहे थे। गहरी रात में बूंदाबांदी हो रही थी और घाटी में अंधेरा और ठंड थी। किन यून और कंपनी रात भर बिना कुछ बोले बैठे रहे। अचानक उन्हें पत्थर के घर के बाहर से आती आवाज सुनाई दी और वे तुरंत बाहर भागे। उन्होंने देखा कि डीन बाई जी वुफेंग को सहारा दे रहे थे और वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। जी वुफेंग को देखकर किन यून और उसके साथियों ने राहत की सांस ली। कम से कम जी वुफेंग अभी भी जिंदा था। जी वुफेंग ने डीन बाई का सफेद चोगा पहना हुआ था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। सफेद चोगे के आर पार कोई भी देख सकता था कि उसके दाहिने कंधे पर एक हाथ गायब था। बॉस ... उद्धरण चिन्ह। जब हुओ जोंग ने देखा कि जी वुफेंग ने एक हाथ खो दिया है तो वह तुरंत गुस्से में दहाड़ा। किन यून और म्यू रोंग जुन पहले ही वहां आ चुके थे और जी वुफेंग का समर्थन कर रहे थे। डीन बाई, ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के लोग कहाँ हैं? किन यून ने गहरी आवाज में पूछा। वह इतना गुस्से में था कि उसका शरीर कांप रहा था। तुम्हारा लाइट पैटर्न वाला उपकरण भी चला गया। क्या उन कमीनों ने ये किया? म्यू रोंग जून का चेहरा भयानक रूप से काला पड़ गया था और वह अपना गुस्सा भी दबा रहा था। मैं ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस को ध्वस्त करने जा रहा हूँ। हुओ जोंग इतना गुस्से में था कि उसने अपना स्टाफ निकाला और बाहर भागने ही वाला था। शांत हो जाओ। जी वुफेंग की कमजोर आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। किन यून और उनके साथी शांत हो गए और अपने गुस्से को सहन करते हुए एक साथ घर में प्रवेश किया। उनके अंदर जाने के बाद डीन बाई ने कहा, शी वुफेंग का दाहिना हाथ ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस से किसी ने छीन लिया था। मैं समय पर वहां पहुंचकर उसका बायां हाथ बचा पाया। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के लोग कहाँ गए? मैं अभी जाकर उन्हें मार डालूंगा। जब हुओ जोंग ने ये सुना तो वह फिर से क्रोधित हो गया। डीन बाई इस मामले में खुद को असहाय महसूस कर रहा था। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस एक शक्तिशाली शक्ति थी जिसका वह सामना नहीं कर सकता था। उसने आह भरते हुए कहा, वे घाटी में हैं। जी वुफेंग ने ठंडे स्वर में कहा, हम अभी उनके मुकाबले में नहीं हैं। किसी भी सज्जन के लिए बदला लेने में 10 साल भी देर नहीं होती। जब हम भविष्य में और मजबूत हो जाएंगे तब जाकर उनसे अपना हिसाब चुकता कर सकते हैं। डीन बाई ने आह भरी, ये लोग ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के शिष्य हैं, थरी मिस्ट्रीज अकादमी के छात्र नहीं। मैं उनसे परेशान नहीं हो सकता। इस समय ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस सूरज की तरह चमक रहा है और उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही कारण था कि ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस इतनी अहंकारपूर्ण तरीके से काम कर रहा था। दिन के उजाले में सब कुछ जला रहा था और लूट रहा था। म्यू रोंग जुन ने गुस्से से कहा, क्या हम इसे ऐसे ही जाने देंगे? डीन बाई ने सिर हिलाया। अगर मैं इस बात पर अड़ा रहा तो वे मुझे निकाल देंगे। चाहे वे कुछ भी कहें, मुझे तब तक सहना होगा जब तक आप स्टार ब्लैक मार्शल स्कूल में दाखिल नहीं हो जाते, ताकि उनके द्वारा भेजा गया नया प्रिंसिपल आपको नुकसान न पहुंचा सके। किन यून और कंपनी को यह एहसास हो गया था कि डीन बाई उनकी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन उनकी ताकत सीमित थी। जी वुफेंग ने आह भरी, प्रिंसिपल, आपको वापस जाकर आराम करना चाहिए। किन यून चुप रहा। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस बहुत शक्तिशाली था। अपनी मौजूदा ताकत के साथ वे उसका सामना करने में असमर्थ थे। डीन बाई के जाने के बाद जी वुफेंग ने कहा, मुझे ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस से तुम सबसे भी ज्यादा नफरत है। हालांकि हम अभी भी बहुत कमजोर हैं और उनका मुकाबला नहीं कर सकते। एक बार जब हम मजबूत हो जाएंगे तो हम अपना बदला जरूर लेंगे। किन यून ने सिर हिलाया और कहा, धन्यवाद बॉस, आप आराम कर सकते हैं। मैं आपको अपना लाइट पैटर्न उपकरण दूंगा ताकि आप अपनी चोटों से जल्दी ठीक हो सकें। जब हम भविष्य में स्टार मार्शल आर्ट्स अकादमी पहुंचेंगे तो मैं आपके हाथ को वापस पाने का कोई उपाय सोचूंगा। जी वुफेंग ने किन यून के प्रकाश पैटर्न उपकरण को अपना लिया और अपनी चोटों को ठीक करने के लिए कमरे में प्रवेश करने से पहले किन यून और कंपनी को जल्दबाजी में काम न करने की याद दिलाई। म्यू रोंग जुन ने दांत पीसते हुए कहा, क्या हम उन जानवरों को ऐसे ही जाने देंगे? किन यून ने भौहें चढ़ाईं लेकिन कुछ नहीं बोला। वह दीवार से सटकर खड़ा हो गया। हुओ जोंग इतना गुस्से में था कि उसने जोर जोर से पैर पटके जिससे जमीन में गड्ढे बन गए। उसने गुस्से से कहा, मैं इन जानवरों के झुंड को जरूर पीट पीट कर चूर चूर कर दूंगा। जी वुफेंग के पास केवल द्वितीय सूर्य आध्यात्मिक नाड़ी थी, कोई मार्शल स्पिरिट नहीं। हालांकि अपनी कड़ी मेहनत से उसने आज जो हासिल किया था वह हासिल कर लिया था, लेकिन अब उसका एक हाथ गायब था। यह उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। किन यून और उसके साथी भारी मन से हॉल में बैठे रहे। भोर होने तक वे चुपचाप बैठे रहे। सूरज उग चुका था और बारिश रुक चुकी थी। अचानक घर के बाहर से तेज आवाजें आने लगीं। किन यून, अभी बाहर आओ, एक अत्यंत अभिमानी आवाज जोर से चिल्लाई। ये स्टार पैलेस के लोग हैं। जी वुफेंग जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकला। रात भर की रोशनी के बाद वह काफी बेहतर लग रहा था। ये कमीने अगर अब भी आने की हिम्मत करेंगे तो मैं उन सबको मार डालूंगा। हुओ जोंग अचानक खड़ा हो गया और गुस्से से बोला, वे मेरे पीछे पड़े हैं।
किम यून ने जल्दी से कहा और सबसे पहले बाहर भागा। म्यू रोंग जुन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, स्टारलाइट पैलेस के ये शिष्य हमारे 3 रहस्यमय महल में आराम करने और स्वस्थ होने के बाद भी इतने घमंडी हैं। किम यून दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा और उसने देखा कि महल से 1 दर्जन से अधिक शिष्य वहां मौजूद थे। उनके पीछे स्टार पैलेस से एक शिक्षक भी था। वह वही अधेड़ उम्र का व्यक्ति था जिसने पहले जी वुफेंग को पकड़ा था, जो एक 7वें स्तर का मार्शल बॉडी साधक था। प्रिंसिपल बाई उसके पास नहीं गए, बल्कि चेहरे पर गंभीर भाव लिए दूर से ही देखते रहे। 3 रहस्यमयी अकादमी के अन्य शिक्षक और छात्र भी लौट आए थे। वे सब दूसरों के दुर्भाग्य पर खुशी से झूम रहे थे। क्या बात है? किम यून की आंखें हत्या के इरादे से भरी थीं और उसकी आवाज ठंडी हो गई थी। मैंने तुम्हें मारने के लिए एक आयरन मैन भेजा था, लेकिन अचानक मैं उससे संपर्क नहीं कर पा रहा हूँ। क्या तुमने उसे मार डाला? स्टार पैलेस के एक युवक ने गुस्से से पूछा। इस युवक का नाम गे डोंग था। वह मार्शल बॉडी क्षेत्र के 6ठे स्तर पर था और गहरे नीले रंग का वस्त्र पहने हुए था। इसका मतलब था कि उसका दर्जा बहुत ऊंचा था। मुझे मारने के लिए आयरन मैन भेजना तुम्हारी गलती थी, लेकिन अब तुम उससे संपर्क नहीं कर सकते। इसका मुझसे क्या लेना देना? किम यून गुस्से से भर गया और मन ही मन ठंडे स्वर में चिल्लाया, मेरे लौह पुरुष तुम्हारे पीछे पड़े हैं, लेकिन क्या तुम मर गए हो? तुम मरे नहीं हो, लेकिन मेरे लौह पुरुष के नुकसान के लिए तुम जिम्मेदार होगे। अगर तुम इसे संभाल नहीं सकते तो तुम्हें मरना होगा। जी डोंग का चेहरा बदतमीजी और द्वेष से भरा था और उसकी आंखों में अतुलनीय क्रूरता प्रकट हुई। स्टार पैलेस के कुलीन शिष्य अत्यंत अहंकारी और अधर्मी थे। किम यून ने अपनी मुठ्ठियां कस लीं और गुड़गुड़ाने जैसी आवाजें निकालने लगा। वह अपने गुस्से को दबाने की पूरी कोशिश कर रहा था। यदि हुओ झोंग को नहीं खींचा जा रहा होता तो वह संभवतः पहले ही हमला कर चुका होता। स्टार पैलेस के शिक्षक ने ठंडे स्वर में कहा, किम यून, क्या तुम लौह पुरुषों का मूल्य जानते हो? अब चूंकि लौह पुरुष तुम्हारा पीछा करते हुए हार गए हैं, इसलिए तुम्हें उनकी क्षतिपूर्ति करनी होगी। तुम्हें लगता है कि तुम मेरा पीछा करके मुझे मार डालोगे? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें हर जाना दूं? किम यून गुस्से से भर गया। उसके माथे की नसें उभर आईं और उसका चेहरा लाल हो गया। उसने गहरी आवाज में कहा, गे डोंग ठिठक कर हंसा। हमने शुरू में तुम्हें मारने की योजना नहीं बनाई थी। हम तो बस यही चाहते थे कि तुम आज्ञाकारी होकर अपनी बाहें तोड़ लो। तुम्हें किसने इतना नासमझ बनने को कहा था कि भाग जाओ? मैं तो बस आयरन मैन भेजकर तुम्हारा पीछा करवा सकता था। तुमने ही तो यही मांगा था। अध्याय 122 अभिमानी। दूर से देख रहे छात्रों को किम यून के दिल में क्रोध का एहसास हो गया जब उन्होंने देखा कि वह अपने गुस्से को कैसे नियंत्रित कर रहा था और भड़क नहीं पा रहा था। साथ ही वे गहराई से महसूस कर सकते थे कि स्टार पैलेस के शिष्य कितने घमंडी थे। हालांकि उनमें से कुछ को न केवल कोई घृणा महसूस हुई, बल्कि वे स्टार पैलेस के शिष्य भी बनना चाहते थे, क्योंकि वे इस तरह अभिमानी बनना चाहते थे। किम यून ने गहरी सांस लेते हुए अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। वह अपने गुस्से को दबाने की पूरी कोशिश कर रहा था। स्टार पैलेस को भड़काना वाकई बेतुका था, इसलिए वह इसे बर्दाश्त कर सकता था। गे डोंग ने देखा कि किम यून अपना गुस्सा रोक रहा है और पागलों की तरह हंसा। किम यून, मैं तुम्हें 3 विकल्प देता हूँ। पहले मरो, दूसरा अपनी बाहें तोड़ दो, तीसरा अपने प्रकाश पैटर्न सौंप दो। किम यून को तुरंत एहसास हुआ उसके सामने खड़े लोगों का समूह उसके प्रकाश उत्कीर्णन की ओर बढ़ रहा था। जी वुफेंग को दिया गया प्रकाश पैटर्न उपकरण इन लोगों के हाथों में आ गया था और वे निश्चित रूप से बता सकते थे कि ये उच्च स्तरीय प्रकाश पैटर्न थे। यहाँ तक कि ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस भी इन उच्च स्तरीय प्रकाश पैटर्न चाहेगा। जी वुफेंग, जो अब तक चुप था, उसने भी अपना गुस्सा रोका और गहरी आवाज में पूछा, क्या होगा अगर मैं आपके अनुरोध से सहमत नहीं हुआ? गे डोंग ने व्यंग्य किया, अगर तुम नहीं मानोगे तो हम तुम सबको मार डालेंगे। किम यून, क्या तुम बहुत शक्तिशाली नहीं हो? उस समय स्टार पैलेस के द्वार पर तुमने हमारे पश्चिम पैलेस के बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को बुरी तरह हराया था। तुम्हारी हिम्मत नहीं है। तुम्हें पता है कि हमारा ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस कितना डरावना है, इसलिए तुम इसे बर्दाश्त ही कर सकते हो। काया, अब डरना भी आता है। तुम्हें पता है कि हमारे ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस से खिलवाड़ करना आसान नहीं है। किम यून ने कुछ गहरी सांसें लीं। उसके चेहरे का गुस्सा गायब हो गया। उसने शांति से कहा, मैं तुम सबको एक मौका दूंगा। बॉस जी का हाथ और लाइट पैटर्न वाला उपकरण लौटा दो। गे डोंग अचानक जोर से हंसा और बोला, मार्शल स्पिरिट के बिना वह बेकार है। अगर उसके पास एक हाथ होता तो क्या ये बेकार नहीं होता? इतना कहकर उसने अपनी आस्तीनें चढ़ा ली और पागलों की तरह हंसता रहा, तुम्हारा हाथ मेरे लिए है। अगर हिम्मत है तो आकर ले लो, और लाइट पैटर्न वाला उपकरण भी मेरे पास है। अगर तुम में दम है तो आकर ले लो। कोई भी बता सकता था कि गे डोंग ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस में एक ऊंचा पद रखता था, वरना उसके पास इतनी सारी अच्छी चीजें होना नामुमकिन था। गे डोंग में सचमुच घमंड से काम लेने की क्षमता थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने अचानक अपने सामने 4 लोहे के आदमियों को छोड़ दिया था। मार्शल बॉडी के 7वें स्तर पर 4 लौह पुरुष और एक शिक्षक। किम यून और कंपनी भी उसकी तुलना नहीं कर सकते थे। किम यून, थोड़ा होशियार हो जाओ। लाइट पैटर्न दे दो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, वरना मैं तुम सबको जीते जी तुम्हारे हाथ काट देने के दर्द का स्वाद चखा दूंगा। इससे तुम सब अपंग हो जाओगे। तुम्हारा बॉस पहले से ही जानता है कि उसे कितना दर्द हो रहा है। गे डोंग ने शरारत से हंसते हुए कहा। स्टार पैलेस के एक शिष्य ने हंसते हुए कहा, किम यून, प्रकाश के नमूने हमें सौंप दो और कुछ बार और प्रणाम करो। हम तुम्हें छोड़ देंगे। झुकना उबाऊ है। मैं चाहती हूँ कि वह मेरी जांघों के नीचे रेंगता रहे। ये हिडन ड्रैगन मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता का नंबर 1 व्यक्ति है। इसने मेरी जांघों के बीच से छलांग लगा दी।
कितना दिलचस्प है। तो क्या हुआ अगर तुम पहले हो? क्या तुम्हें हमारे सामने सिर झुकाना नहीं पड़ेगा? हाँ ठीक है। जी उपनाम वाले अपाहिज, जल्दी से इस स्टोरेज बेल्ट पर लगे खून के निशान हटाओ। गे डोंग ने खून के धब्बों से भरी बेल्ट निकाली और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे निकम्मे बॉस का हाथ हमने इसी बेल्ट से तोड़ दिया था। ये प्रक्रिया बहुत दिलचस्प है। किसने उसे खून का निशान न हटाने को कहा था? तुम मुसीबत मोल ले रहे हो। जब किन यून, म्यू रोंग जुन और हुओ जोंग ने आखिरी वाक्य सुना तो वे दंग रह गए। उनके दिलों को गहरा सदमा लगा और वे बदसूरत जी वुफेग को देखने से खुद को रोक नहीं पाए। उन तीनों को भागने देने के लिए जी वुफेग स्टार पैलेस के शिष्यों को रोकने के लिए गया था। इस प्रकार उसने अपना हाथ खो दिया था। हालांकि उसका हाथ किसी ब्लेड से नहीं कटा था, बल्कि उसके स्टोरेज बेल्ट से उसका गला घोंटा गया था। ये प्रक्रिया कितनी पीड़ादायक थी। किन यून को कभी पता नहीं चला कि एक सच्चा शैतान क्या होता है। अब उसने ये सब अपनी आंखों से देखा था। उसके सामने खड़े ये सभी लोग मानव त्वचा पहने हुए दुष्ट राक्षस थे। जी वुफेग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक छोटी सी सांस ली। बॉस जी, मुझे माफ करना। हमें उस समय नहीं जाना चाहिए था। किन यून खुद को रोक नहीं पाया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे बहुत ग्लानि हो रही थी। लंबा और विशाल हुओ जोंग अपने आप को रोक नहीं सका और आंसू की 2 धाराएं बहा दीं। धन्यवाद बॉस, अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम सब भाई हैं। सबसे बड़े भाई जी ने बेफिक्री से मुस्कुराकर कहा। गे डोंग ने व्यंग्य किया, चूंकि तुम सब भाई हो तो चलो मिलकर कोशिश करते हैं। हाथ कट जाने का एहसास। कुछ लौह पुरुष अचानक हिल गए। किन यून ने जल्दी से अपनी आदिम आत्मा से सफेद रोशनी के कुछ गोले बनाए। वे धातु की आकृति में समा गए और मन की एक किरण को मिटा दिया। धातु की आकृति रुक गई। फिर उसने विशाल आत्मा राजा हथौड़ा निकाला और उसे जी डोंग पर फेंक दिया। विशाल आत्मा राजा हथौड़ा बड़ी मात्रा में उन्मत्त आंतरिक ऊर्जा से भरा हुआ था। तेजी से घूमा और जी डोंग के चेहरे पर टूट पड़ा। आह, सब दंग रह गए। किन यून ने सचमुच हमला कर दिया था। उसने आदरणीय शिष्य गे डोंग को तब तक पीटा था जब तक उसके चेहरे से खून नहीं बहने लगा था। जल्दी से उसे नष्ट कर दो। स्टार पैलेस का एक शिष्य गुस्से में चिल्लाया। अरे जानवरों, अपनी सजा भुगतो। किन यून का चेहरा गुस्से से भर गया। एक गहरी दहाड़ के साथ उसने 10 से ज्यादा काली चीजें बाहर फेंक दी। यह एक आत्मा कवच प्रतीक था। स्टार पैलेस के 1 दर्जन से अधिक शिष्य और वो शिक्षक बस वहां पहुंचने ही वाले थे। आत्मा कवच का तावीज जोरदार धमाके के साथ फट गया। गरज और आग की लपटें ऐसी भड़कीं मानो कोई विशाल लहर उमड़ रही हो और बेरहमी से बह रही हो। बो जी वुफेग ने सबसे तीव्र प्रतिक्रिया की। उसने अपने डायमंड क्यूई से बनी क्यूई दीवार को तुरंत मुक्त कर दिया और आने वाले हमले को रोक दिया। म्यू रोंग दा रेन और हुओ जोंग ने भी हमले को रोकने के लिए अपनी किंग कांग आंतरिक शक्ति को तेजी से प्रसारित किया। वे आत्मा कवच प्रतीक के विस्फोट के केंद्र के पास थे। अगर उन्होंने इसे नहीं रोका होता तो वे भी प्रभावित होते। इस दृश्य ने दूर से देख रहे सभी छात्रों और शिक्षकों को आश्चर्यचकित कर दिया। किन यून और उसके साथियों के आसपास दर्जनों मीटर का दायरा आग और गड़गड़ाहट की प्रचंड बौछार से ढक गया। लपटें और बिजली लगातार भयानक गति से गरज रही थीं। डीन बाय, क्या तुम कोई कदम नहीं उठाओगे? तुम मार्शल दाओ क्षेत्र के हो, एक शिक्षक ने जल्दी से पूछा। अभी अभी ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस वालों ने मुझे सख्त चेतावनी दी थी कि इस मामले में दखल न दूं। मैं तो बस वही कर रहा था जो उन्होंने कहा था। आप लोगों ने भी सुना, प्रिंसिपल बाय ने व्यंग्य किया। किन यून द्वारा परिष्कृत तावीज। ये शक्ति कम से कम एक उच्च श्रेणी का स्पिरिट रूम तो था ही, और ये लगभग 1 दर्जन है। अफवाह है कि किन यून के सभी तावीज उच्च श्रेणी के हैं। उच्च श्रेणी के आत्मा शिलालेखों से बना एक उच्च श्रेणी का आत्मा पैटर्न वास्तव में भयानक है। आत्मा के इस स्तर के शिलालेखों की कीमत कम से कम 1 लाख क्रिस्टल सिक्के होनी चाहिए, है ना? मार्शल बॉडी क्षेत्र के 6ठे स्तर का व्यक्ति इस तरह के ताबीज का सामना करते समय या तो मर जाएगा या घायल हो जाएगा। हर कोई उस क्षेत्र की ओर देख रहा था जहां आग और गड़गड़ाहट से तबाही मची हुई थी और उनके चेहरे भय से भर गए। एक क्षण बाद आग की गड़गड़ाहट धीरे धीरे कमजोर पड़ गई और पत्थर का घर विस्फोट से ध्वस्त हो गया। चूंकि किन यून और कंपनी ने हमले का सामना करने के लिए समय पर अपने किंग कांग आंतरिक बल का उपयोग किया था, इसलिए वे ठीक थे। लेकिन ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के केवल 3 शिष्य ही वहां खड़े रह पाए। उनके शरीर जलकर काले और फटे हुए थे। उनके लिए एक दूसरे को पहचानना नामुमकिन था। गे डोंग भी बिजली की आग से बुरी तरह घायल हो गया। उसका पूरा शरीर काला पड़ गया। उसने जो लाइट पैटर्न उपकरण चुराए थे वे सिर्फ जानवरों की खाल थे, लेकिन वे इतनी आसानी से जलने वाली चीज नहीं थी। फिर भी वे तुरंत जल गईं। किन यून, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हें पता है तुमने क्या किया? वह मार्शल बॉडी क्षेत्र के 7वें स्तर पर था। हालांकि वह घायल था, लेकिन उसकी हालत दूसरों जितनी गंभीर नहीं थी। किन यून ने अधेड़ उम्र के आदमी को घूरा। अग्नि में एक सीढ़ियों पर कदम रखते हुए वह आगे बढ़ा और दिव्य आत्मा राजा हथौड़ा उठा लिया। उसने उसे स्टार पैलेस के शिक्षक पर निशाना साधा और 6 जिंग लॉन्ग स्टाइल से वार किया। तुम मुझे मारना चाहते हो? स्टार पैलेस का शिक्षक क्रोधित हो गया और मन ही मन डर भी गया। जब उसने चिल्लाकर कहा, डीन बाय, जल्दी से मुझे बचाओ, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। किन यून ने लगातार 6 ड्रैगन्स फोजिंग फिस्ट से वार किया। यह एक जबरदस्त करतब था जिसने आसमान और जमीन दोनों को हिलाकर रख दिया।
सातवें स्तर के मार्शल बॉडी स्टार पैलेस शिक्षक के पास ड्रैगन टेम्परिंग 6 स्टाइल हमले से बचाव करने का समय भी नहीं था और वह पहले ही राख में बदल चुका था। अध्याय 123 विरोध। दूर से देख रहे शिक्षक और छात्र सभी अचंभित रह गए। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के शिष्य साधारण शिष्य नहीं थे, उन सभी का दर्जा अपेक्षाकृत ऊंचा था, अन्यथा उनके लिए लौह पुरुषों को नियंत्रित करना असंभव होता। लेकिन अब उन सभी को भारी क्षति हुई थी। झी वुफेंग, हुओ जोंग और म्यू रोंग जून भी हैरान थे, लेकिन उनके दिलों को राहत मिली। क्या तुम अभी बहुत घमंडी नहीं थे? किन यून ने गे डोंग के सिर पर पैर रखा। बिजली की चपेट में आने के बाद गे डोंग ऐसा लग रहा था जैसे वह मौत के कगार पर है। चिंता मत करो, मैं बहुत दयालु इंसान हूँ। अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। ये कहते हुए उसकी मुक्का गे डोंग के पेट पर पड़ी। असर ज्यादा जोरदार नहीं था, लेकिन गे डोंग की क्यूई को नष्ट करने के लिए काफी था। गे डोंग जमीन पर दर्द से छटपटा रहा था। उसका शरीर तो दर्द कर ही रहा था, उसका दिल भी दर्द कर रहा था। उसकी आंतरिक क्यूई नष्ट हो गई और साथ ही उसका मार्शल आर्ट करियर भी नष्ट हो गया। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस मार्शल आर्ट्स की पवित्र भूमि है। उन्हें आप जैसे किसी व्यक्ति का तिरस्कार नहीं करना चाहिए जिसकी आंतरिक शक्ति नष्ट हो गई हो। वे आपका पूरा ख्याल रखेंगे। किन यून हंसा। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह वहां गया और ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के शिष्यों की सारी आंतरिक शक्ति को नष्ट कर दिया। देखो, मैं बहुत ही नर्म दिल इंसान हूँ, मैं तुम्हें मारना बर्दाश्त नहीं कर सकता। किन यून की ठंडी हंसी ने सभी को सिहरन में डाल दिया। दूसरे छात्रों की नजर में ये कैसी दया थी? ये तो मौत से भी बदतर नियति थी। कोई भी क्रूरतम इंसान ऐसा नहीं कर सकता। स्टार पैलेस के इन सभी शिष्यों में अच्छी खासी युद्ध कला थी, लेकिन अब जब वे अपंग हो गए थे तो वे सिर्फ कचरे के अलावा कुछ नहीं रह गए थे। भविष्य में न केवल उनका मजाक उड़ाया जाएगा, बल्कि उन्हें त्याग दिया जाएगा और उन्हें अपना बाकी जीवन निराशा और पीड़ा में जीना होगा। बेहतर होगा कि उन्हें तुरंत मौत दे दी जाए। सबको लगा कि किन यूं पागल हो गया है। उसने ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस को भड़काने की हिम्मत इसलिए की थी क्योंकि वो ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस से बदला जरूर लेगा। उस समय उन्होंने किन यून को ऐसे देखा जैसे वे किसी मृत व्यक्ति को देख रहे हों। ऐसा इसलिए था क्योंकि किन यून ने ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस को पूरी तरह से नाराज कर दिया था। वह निश्चित रूप से मर जाएगा। डीन बाई दूर से उड़कर आए और कहा, किन यून, तुम जा सकते हो। किन यून ने पूछा, डीन बाई, आप क्या करने जा रहे हैं? डीन बाई ने पहले इस मामले में दखल नहीं दिया होता। अगर ऐसा न होता तो किन यून को कामयाबी ही न मिलती। हो सकता है कि गे डोंग और उसके साथियों ने उसे दबा भी दिया होता। उसने चुपके से किन यून और उसके साथियों की मदद की थी। प्रिंसिपल बाई कुछ नहीं बोली। उनकी अपनी भी समस्याएं होंगी, बीवी बच्चों की भी, इसलिए किन यून उसे फंसाना नहीं चाहता था। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के कई शिक्षक यहाँ थे। उनमें से 2 अचानक लौट आए थे। जब उन्हें इस बात का पता चला तो उन्होंने तुरंत ही किसी को ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस में रिपोर्ट करने के लिए भेजा। डीन बाई को यहाँ देखकर शिक्षक ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से जी डोंग को ठीक करने में मदद की। शिक्षक का नाम मो हेंग था। वह अधेड़ उम्र का था और मार्शल बॉडी क्षेत्र के 7वें स्तर पर था। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस में इस स्तर को निम्न माना जाता था, जिसका अर्थ था कि उसकी कोई हैसियत नहीं थी और वह यहाँ केवल शिक्षक बनने के लिए ही आ सकता था। गे डोंग, तुम्हें क्या हुआ? मो हेंग ने गे डोंग का इलाज करने के बाद जल्दी से पूछा। जल्दी से किन यून को मार डालो, मैं उसे चीर फाड़ देना चाहता हूँ। गे डोंग ने अपनी क्यूई की तीव्र रिकवरी से अपनी कुछ ताकत वापस पा ली थी। उसकी आंखें अंतहीन नफरत से भरी थीं। किन यून मुस्कुराए बिना न रह सका और बोला, तुम मुझे मारना चाहते हो? मैंने तुम्हारे कुत्ते की जान बख्श दी, इसलिए तुम्हें घुटने टेककर मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम गे डोंग इतना गुस्से में था कि उसकी सांस फूलने लगी और वह मुंह में खून थूकने से खुद को नहीं रोक सका। फिर वह गुस्से से बेहोश हो गया। मो हेंग ने किन यून को घूरते हुए कहा, गे डोंग ब्लू स्पिरिट वेस्ट पैलेस के एक बुजुर्ग का पोता है। तुम तो मुर्दा हो। अगर तुम आज भाग गए तो यहाँ कोई भी तुम्हारी जिम्मेदारी से नहीं बच पाएगा। जब उसने ये शब्द कहे तो छात्रों और शिक्षकों का समूह बहुत घबरा गया और जल्दी से उसे घेर लिया। किन यून, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, तुम बस यहीं ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस से आए लोगों का इंतजार करो। तियानवू अकादमी के शिक्षक जोर से चिल्लाए, आप जानते हैं कि आप बच नहीं सकते, इसलिए अधिक ईमानदार बने। तुम्हें साफ पता है कि ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस कितना भयानक है, फिर भी तुम उनके खिलाफ जा रहे हो। तुमने ही यह मुसीबत खुद पर लाई है। क्या ये सिर्फ एक हल्का सा पैटर्न नहीं है? अगर हम इसे यूं ही दे दें तो यह इतनी बड़ी गड़बड़ी नहीं होगी। मार्शल आर्ट अकादमी के शिक्षकों ने एक के बाद एक कहा। किन यून ने देखा कि डीन बाई ने भी घाटी से लोगों को इस मामले की रिपोर्ट करने के लिए भेजा था। ये पता नहीं था कि वह किसे रिपोर्ट कर रहे थे। भाई यून, चलो हम हत्या करके बाहर निकलते हैं, हुओ जोंग ने कहा और एक लंबी छड़ी निकाली। भले ही हम मर जाएं, हमें उनसे लड़ना होगा। म्यू रोंग जुन ने छात्रों और शिक्षकों को घूरा। किन यून काफी निश्चिंत था क्योंकि उसने स्टोरेज बेल्ट को साफ करने के बाद उसे जी वुफेग को सौंप दिया था। जी वुफेग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका दिल भारी था। उसे अपनी चिंता नहीं थी, बल्कि इस बात की चिंता थी कि इसकी वजह से किन यून बर्बाद हो जाएगा। तुम सबका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगा। किन यून ने कहा, चिंता मत करो, मैं इससे बच सकता हूँ। सपने देखो, तुम निश्चित रूप से मर चुके हो, मो हेंग ने व्यंग्य किया। फिर उसने अपने घायल शिष्य में उसकी चोटों का इलाज करने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति भर दी। ठीक इसी तरह एक लंबे गतिरोध के बाद कुछ शक्तिशाली आभाएं अचानक दब गईं।
मो हिंग प्रसन्न हुए जब उन्होंने किन यूं की ओर देखा और एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी मृत्यु का समय आ गया है। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस का एक विशेषज्ञ यहाँ मौजूद है, साथ ही 3 महान ब्लैक लेवल मार्शल अकादमियों के वरिष्ठ भी। जी वुफेंग का चेहरा गंभीर हो गया और उसने धीमी आवाज में कहा, भाई यूं, चलो एक साथ बाहर निकलते हैं। मैं अभी भी उड़ सकता हूँ। किन यून ने सिर हिलाया और कहा, ये बेकार है, मुझे इसका सामना करने दो। 7-8 बुजुर्ग और कुछ अधेड़ उम्र के लोग आकाश से उतरे। उनमें से 2 नीले वस्त्र पहने हुए बूढ़े आदमी थे। वे ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस से थे। अन्य लोग जुवान लेवल मार्शल आर्ट्स अकादमी के 3 उप प्राचार्य थे। आह डोंग। जब नीले रंग का लबादा पहने सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने गे डोंग को देखा तो वह अचानक नीचे कूद गया और चिल्लाया। वह बूढ़ा आदमी जी डोंग का दादा था। उसका नाम जी युआन फेई था और वह ब्लू स्पिरिट वेस्ट पैलेस का एक बुजुर्ग था। दादाजी, मेरी तात्विक ऊर्जा चली गई है। गे डोंग ने आंखें खोली और तुरंत विलाप किया। फिर उसने गुस्से से किन यून की ओर देखा और गुस्से से कहा, ये सब उसी का किया धरा है। जल्दी करो, उसे नीचे गिराओ। मैं चाकू से उसका मांस काट देना चाहता हूँ। मैं पश्चिमी महल की सारी यातनाएं उस पर इस्तेमाल करना चाहता हूँ। गे युआन फेई ने अपनी आभा छोड़ते हुए किन यून को घूरा। जैसे ही वह हमला करने वाला था, लाल चोगा पहने एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी अचानक किन यून के सामने आ गया। इसके बाद एक और लंबा और पतला सफेद वस्त्रधारी बुजुर्ग किन यून के पास आया। तुम कौन हो? मुझे किस लिए रोक रहे हो? गे युआन फेई गुस्से से चिल्लाया। लाल वस्त्रधारी छोटे कद के बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, मैं जुओ चुवान हूँ, रहस्यमय चिन्ह महल का महान बुजुर्ग। 3 रहस्यमय अकादमी का रहस्यमय पैटर्न महल में एक हिस्सा है। मैं तुम्हें यहाँ छात्रों को मारने की अनुमति नहीं दे सकता। सफेद कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने भी ठंडे चेहरे से कहा, मैं जिंगफेंग मार्शल स्कूल का उप प्राचार्य हूँ। कोई तो था जो किन यून के पक्ष में खड़ा हुआ। आसपास के शिक्षक और छात्र, साथ ही जी वुफेंग और उनके साथी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। हालांकि सोचने पर ये समझ में आता था, जुओ चुवान हॉल ऑफ मार्क्स का महान बुजुर्ग था और किन यून रहस्यमय मार्क्स का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, इसलिए उसका संरक्षित होना स्वाभाविक था। हालांकि कोई नहीं जानता था कि जुओ चुवान कौन था, लेकिन ये देखा जा सकता था कि वह बहुत आत्मविश्वासी था। इससे ये पता चलता था कि वह बहुत मजबूत था। जब जी युआन फेई ने सुना कि यह रहस्यमय अंकन हॉल का नाम है तो उसके चेहरे पर गुस्से का भाव तुरंत कमजोर पड़ गया। तभी तियानेक्सुआन मार्शल आर्ट्स अकादमी के लियू निंग वहां आए और बोले, जरूर किन यूं ही मुसीबत खड़ी कर रहा होगा। यह आदमी हमेशा मुसीबत खड़ी करता रहता है, सबको इसकी आदत है। किन यूं ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, लियू निंग, जल्दी से अपना कुत्ते जैसा मुंह बंद करो। तुम्हारे मालिक को तुम्हारे जैसे कुत्ते की जरूरत नहीं है जो खुद को सिर्फ एक कुत्ता कहता है जो काटता नहीं। फिर उसने जुओ चुवान से कहा, वरिष्ठ डीन बाई को इस मामले पर बोलने दो, इस तरह बात ज्यादा विश्वसनीय होगी। अध्याय 124 स्थानिक आत्मा शिलालेख। लियू निंग अचानक गुस्से से भर गया। जैसे ही वह बोलने वाला था, जुओ चुवान ने डीन बाई की ओर मुड़कर पूछा, बूढ़ी बाई, बताओ क्या हुआ। डीन बाई भी मार्शल दाव दायरे में थे, लेकिन जुओ चुवान और हो जिंगफेंग के सामने वे सम्मान से भरे हुए थे। इससे पता चलता था कि दोनों बुजुर्ग कितने शक्तिशाली थे। यहाँ कुछ और बूढ़े आदमी भी थे। वे शायद ब्लैक लेवल मार्शल आर्ट्स अकादमी के उप प्राचार्य थे। उनकी ताकत अथाह थी। डीन बाई ने पूरा मामला विस्तार से बताया, स्टार पैलेस के शिष्यों के सहायता संदेश से शुरू करते हुए। जब गे युआन फेई को अपने पोते के बुरे कामों के बारे में पता चला तो उसका चेहरा खराब हो गया। वह बस दांत पीसकर सहन कर सका। अपना भाषण समाप्त करने के बाद जुओ चुवान ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ये छोटा बदमाश सचमुच इसी नाम से पुकारा जाने का हकदार है। ये सचमुच दयालुता है कि किन यूं ने उन्हें नहीं मारा। गे डोंग गुस्से से चिल्लाया, दादाजी, आपको मेरा बदला लेना ही होगा। ये सब उसकी गलती है। मेरे उसके पास जाकर स्पष्टीकरण मांगने से पहले ही उसने हमारे लौह पुरुष को नष्ट कर दिया। अब मेरी युद्ध भावना और मेरी आंतरिक क्यूई दोनों नष्ट हो गई हैं। मैं अपंग हो गया हूँ, पूरी तरह से अपंग। जुओ चुवान गुस्से में चिल्लाया, चुप रहो। गे डोंग ने मुंह भर खून थूक दिया। हालांकि गे युआन फेई भी मार्शल दाव दायरे में था, लेकिन जब उसने ये चिल्लाहट सुनी तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। जब दर्शकों ने ये देखा तो वे पूरी तरह से हैरान रह गए। रहस्यमय पैटर्न पैलेस का महान बुजुर्ग एक दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति की तरह दिखता था, लेकिन उसकी ताकत इतनी भयानक थी कि पश्चिमी पैलेस के बुजुर्ग भी उससे डरते नहीं थे। ये बिल्कुल साफ है कि कौन गलत है और कौन सही। चलो आज का दिन यहीं खत्म करते हैं, जुओ चुवान ने साफ आवाज में कहा। गे युआन फेई ने कुछ गहरी सांसें लीं और अपने दिल के गुस्से को दबा लिया। उसने गे डोंग को उठा लिया। यह वाकई उसके पोते की गलती थी। बेशक अगर जुओ चुवान यहाँ नहीं होता तो वह किन यून पर जरूर हमला करता। हम इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। अचानक एक गोल मटोल पीले बालों वाला बूढ़ा आदमी आया और हल्के से बोला। वह तियानशुआन मार्शल आर्ट्स अकादमी का उप प्राचार्य गुओ चेंग था। गुओ चेंग, क्या तुम भ्रमित हो? जुओ चुवान ने व्यंग्य किया। क्या तुम्हें अभी तक ये समझ नहीं आया कि क्या ये करना सही है? गुओ चेंग ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, 3 रहस्यमय अकादमी में छात्रों को दूसरों से लड़ने की अनुमति नहीं है जब तक कि यह कोई मार्शल आर्ट प्रतियोगिता या कुछ और न हो। स्पष्ट रूप से किन यूं ने इस नियम का उल्लंघन किया है और उसे 3 गहन महल से निष्कासित किया जाने वाला है। उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। ये समझ में आता है। जुओ चुवान ठिठक कर हंसा। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर उसे मार भी दिया जाता तो भी वह कोई कदम नहीं उठा पाता?
आखिरकार जब नियम पहली बार तय किए गए थे तब भी ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के उन कमीनों ने हस्तक्षेप नहीं किया था। अगर यह पहले होता तो थरी मिस्टीरियस अकेडमी के छात्रों के अलावा किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं होती। रहस्यमय माकंग हॉल, अभिमानी मत बनो। जी युआन फेई अंततः अपने क्रोध को दबा नहीं सका और दहाड़ उठा। मैं चाहे कितना भी घमंडी क्यों न हूँ, मैं तो इंसान ही हूँ, और जब तुम्हारा पोता घमंडी हो तो वो तो पागल जानवर ही है। जुओ चुवान हंसा, क्या तुममें इतनी हिम्मत है कि मेरे उत्कीर्ण हॉल को ध्वस्त कर सको? कोशिश तो करो। जब भीड़ ने ये दृश्य देखा तो वे कुछ कदम पीछे हटने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्हें बहुत चिंता हो रही थी कि कहीं ये दोनों बूढ़े मार्शल आर्टिस्ट अचानक लड़ने न लगें। अगर ऐसा हुआ तो उन पर जरूर असर पड़ेगा। किन युन ने डुआंगान से सीखा था कि मार्शल वेस्टलैंड के हर उस क्षेत्र में जहां मार्शल आर्ट फल फूल रहा था, मार्वल्स हॉल फैला हुआ था। ये ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस से कहीं अलग था। गे युआन फेई गुस्से में कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वह सिर्फ गे डोंग को उठाकर एक तरफ चल सका। वह एक बुजुर्ग था, लेकिन इस वक्त वह गलत था। उसकी ताकत जुओ चुवान जितनी नहीं थी, इसलिए वह सिर्फ अपनी कमजोरी स्वीकार कर सका। गुओ चेंग ने कहा, हालांकि किन यून का निजी द्वंद्व युद्ध में शामिल होना समझ में आता है, लेकिन हमारी त्रिगहन अकादमी के नियम बेहद कठोर हैं। अकादमी के अधिकार की गारंटी के लिए इनका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। इतने सारे कमीनों को यहाँ लाने के बाद भी 3 रहस्यमय अकादमी का उन पर कोई अधिकार कैसे हो सकता है? जुओ चुवान ने व्यंग्य किया। स्काई प्रोफाउंड मार्शल स्कूल के गुओ चेंग ने ऐसा क्यों किया? जाहिर है ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के प्रति अपनी सद्भावना व्यक्त करने के लिए। उन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए हो जिंगफेंग की ओर देखा, जो इस तरह से नहीं बोली, बूढ़ी हो, तुम्हें क्या लगता है? ऐसा लगता है जैसे तुम्हें नियम तोड़ना बर्दाश्त नहीं। और तो और, किन यू स्टार मार्शल आर्ट्स अकादमी जा रही है। क्या तुम सच में भविष्य में ऐसे किसी व्यक्ति को स्वीकार करोगी? किन यू का यहाँ व्यक्तिगत द्वंद्व युद्ध करना स्वाभाविक है। हालांकि ये 3 रहस्यमय अकादमी की जिम्मेदारी है, क्योंकि हमें इस मामले को रोकना चाहिए था। हो जिंगफेंग ने उत्तर दिया, बूढ़ी बाई, यहाँ की प्रधानाचार्य होने के नाते आप इसे पहले तो रोक सकती थीं, लेकिन आपने, इसलिए आपकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। आज से आप 3 रहस्यमय अकादमी की प्रधानाचार्य नहीं रहेंगी। मैं, बाई, सजा स्वीकार करने को तैयार हूँ। प्रिंसिपल बाई ने सहज भाव से कहा। गुओ चेंग ने बड़बड़ाते हुए कहा, किन यून का निजी द्वंद्व उसे बहुत प्रभावित करेगा और उसके पास और कोई विशेषता नहीं है। उसे 3 रहस्यमयी जागीर से निकाल दिया जाना चाहिए। जुओ चुवान ने हंसते हुए कहा, किन यून में रहस्यमयी प्रिंट बनाने की जन्मजात प्रतिभा है। ये बहुत अच्छी बात है कि वह मेरे रहस्यमयी पैटर्न हॉल में मौजूद है। महान बुजुर्ग, क्या हॉल ऑफ मार्क्स मुझे एक शक्तिशाली मार्शल कलाकार में बदल सकता है? किन यून ने पूछा। चूंकि कला में एक विशेषज्ञ है, तो जाहिर है कि रहस्यमयी प्रिंटों के मामले में हमारा रहस्यमयी पैटर्न पैलेस ज्यादा मजबूत है। साधना पूरी तरह आप पर निर्भर है। जुओ चुवान ने आह भरते हुए कहा, वाकई आपके स्तर के किसी व्यक्ति के लिए ब्लैक लेवल मार्शल आर्ट्स अकादमी में प्रवेश लेना सबसे अच्छा है। लेकिन गुओ चेंग ने व्यंग्य किया, किन यू में क्या खूबियां हैं? उसकी मार्शल आत्मा मर चुकी है, कौन सा डोजो उसे चाहेगा? वैसे भी मेरी तियानक्सुआन मार्शल अकादमी उसके जैसे व्यक्ति को नहीं लेगी। मेरी लिंग जुवांगसुआन अकादमी भी इसे नहीं चाहती। लिंग जुवांगसुआन अकादमी के उप प्राचार्य ने पास आकर जोर से कहा, जिन युवाओं में लिंग जुवानवु अकादमी में प्रवेश करने की महत्वाकांक्षा है, वे निश्चिंत रहें कि मेरी लिंग जुवांगसुआन अकादमी निश्चित रूप से किन यू को स्वीकार नहीं करेगी। मेरी तियानक्सुआन मार्शल आर्ट्स अकादमी किन यू को स्वीकार नहीं करेगी। गुओ चेंग ने भी ऊंची आवाज में कहा, अगर किन यून परीक्षा पास कर लेता है तो मेरी स्टार मार्शल अकादमी उसे स्वीकार कर लेगी। हो जिंगफेंग ने हल्के से कहा, बेशक केवल जी वुफेंग और कुछ अन्य लोग ही स्टार मार्शल अकादमी में प्रवेश करना चाहेंगे। हो जिंगफेंग ने किन यू को देखा और कहा, यदि आपके पास कोई अन्य विशेषता है तो आप अंतिम परीक्षा तक यहाँ रह सकते हैं। मैं एक आत्मा खजाने को परिष्कृत कर सकता हूँ। किन यू ने कहा, मेरी मार्शल आत्मा में बस एक समस्या थी, वह अपंग नहीं थी। वह मुझसे ज्वाला भी छोड़ सकती थी। वह एक भंडारण आत्मा हथियार को परिष्कृत कर सकते हैं। इस दृश्य ने प्रोफाउंड रैंक मार्शल हाउस के 3 उप प्राचार्यों को इस हद तक चौंका दिया कि उनके हाव भाव थोड़े बदल गए। जुओ चुवान का चेहरा भी अविश्वास से भर गया, क्योंकि उसने आश्चर्य से पूछा, आपके पास एक स्थानिक आत्मा पैटर्न है? हाँ। किन यून अच्छी तरह जानता था कि केवल अपनी क्षमता प्रदर्शित करके ही वह 3 गहन मार्शल हाउस में रह सकता है। स्थानिक आत्मा शिलालेख अत्यंत दुर्लभ थे। कई शिलालेख मास्टर्स को अपनी आत्मा की कलाकृतियां गढ़ने के बाद बड़ी रकम का भुगतान करना पड़ता था, और फिर उन्हें अपने स्थानिक आत्मा शिलालेखों को तराशने के लिए किसी को ढूंढना पड़ता था। जहाँ तक किन यून का प्रश्न है, वह केवल एक ही बात समझ पाया था। म्यू रोंग जुन ने तुरंत अपना स्टोरेज बेल्ट निकाला और कहा, वरिष्ठ, यह वह बेल्ट है जो भाई यू ने मेरे लिए बनाई है। जी वुफेंग और हो जोंग ने भी जल्दी से अपने स्टोरेज बेल्ट उतार दिए और उन्हें दिखाया। जुओ चुवान और हो जिंगफेंग ने इसे लिया और ध्यान से देखा। उनके चेहरे सदमे से भरे हुए थे। गुओ चेंग और बाकी लोग बस दूर से ही देख रहे थे, नफरत से दांत पीस रहे थे। पहले तो उन्होंने साफ कह दिया था कि वे किन यून को अपने डोजो में घुसने नहीं देंगे, लेकिन अब किन यू वास्तव में कलाकृतियों को गढ़ने और स्थानिक आत्मा पैटर्न को उकेरने में सक्षम था। हो सकता है उसने कोई स्पिरिट आर्टिफैक्ट उठाया हो और तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए उसका इस्तेमाल किया हो। गुओ चेंग ने व्यंग्य करते हुए कहा, इस पर स्पिरिट के पैटर्न इतने जटिल हैं, वह इसे कैसे तराश सकता है? और इतनी छोटी बेल्ट पर भी।
वरिष्ठों, क्या आप दोनों को स्टोरेज स्पिरिट आर्टिफैक्ट की जरूरत है? मैं इसे वहीं पर परिष्कृत करके आपको बेच दूंगा। किम यून ने भट्ठी और फोजिंग प्लेटफॉर्म निकालने से पहले गंभीरता से कहा। अध्याय 125 रहस्यमय पैटर्न अंतर्निहित कौशल। किम यून की गंभीर अभिव्यक्ति ने सभी को चिंतित कर दिया। शुरू में उन शिक्षकों और छात्रों को नहीं लगता था कि किम यून एक भंडारण आत्मा कलाकृति बना पाएगा, लेकिन अब उन्हें कुछ हद तक इस बात पर यकीन हो गया था। अगर आप इसे परिष्कृत कर सकते हैं तो मैं इसे 2000 बैंगनी सिक्कों में खरीद लूंगा। हो जिंगफेंग का ठंडा चेहरा आश्चर्य से भर गया जब उसने पूछा, क्या आप वास्तव में इसे परिष्कृत कर सकते हैं? इसके साथ ही उन्होंने 3 भंडारण बेल्ट जी वुफेंग और अन्य 2 को वापस कर दिए। किम यून ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, जब मैं इसे परिष्कृत कर लूंगा तब तुम्हें पता चलेगा, अगर नहीं तो तुम में से कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। ठीक है। जुओ चुवान भी एक नज़र देखना चाहता था और जल्दी से सिर हिला दिया। गुओ चेंग और बाकी लोगों के चेहरे पर उदासी छा गई। अगर किम यून वाकई स्टोरेज स्पिरिट वेपन बना सकता था तो वह निश्चित रूप से स्पिरिट पैटर्न वाला एक दुर्लभ और अद्भुत प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा। उसकी प्रतिभा किन जिंगफेंग से कहीं ज्यादा थी। वहाँ कई आध्यात्मिक शिराएं और योद्धा आत्माएं थीं। हालांकि वे बहुत कम थीं, फिर भी कुछ थीं। उदाहरण के लिए जियाओ युएरान, जियाओ युमेई, किन जिंगफेंग वगैरह। हर महान प्रोफाउंड रैंक मार्शल अकादमी हमेशा ऐसे अच्छे अंकुरों को पकड़ने में सक्षम रही। हालांकि रहस्यमयी प्रिंट बनाने की प्राकृतिक प्रतिभा रखने वाला कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति केवल संयोग से ही मिल सकता है। रहस्यमय पैटर्न के संपर्क में आने से पहले कोई भी उनके बारे में कुछ नहीं जानता था और यह पता लगाने का कोई अच्छा तरीका नहीं था कि किसकी समझ सबसे अच्छी है। इसलिए अजीबोगरीब पैटर्न वाले दुर्लभ प्रतिभाशाली लोगों को ढूंढना और भी मुश्किल था। किम यून जैसी स्वयं शिक्षित प्रतिभा निश्चित रूप से विचित्र पैटर्न वाले प्रतिभाशाली लोगों में से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थी। रहस्यमयी छापों के लिए उसकी स्वाभाविक प्रतिभा के बारे में कई शक्तियां जानती थीं। हालांकि जब वह पतित अग्नि मार्शल स्पिरिट के साथ विलय करने में असफल रहा तो सभी ने सोचा कि उसकी अग्नि मार्शल स्पिरिट नष्ट हो गई है और इसलिए उन्होंने उस पर और ध्यान नहीं दिया। और अब वह भंडारण आत्मा कलाकृति को भी परिष्कृत कर सकता है। किम यून निम्न श्रेणी के स्पिरिट आयरन को गढ़ने में बहुत कुशल था। उसने स्पिरिट आयरन को नरम बनाने के लिए उसमें जानवरों की नसें और जानवरों की खालें मिलाईं। इस तरह बेल्ट बहुत नरम तो होती थी, लेकिन साथ ही बहुत मजबूत भी होती थी। अगर मैं इसे परिष्कृत करूं तो मैं शून्य आत्मा पत्थर के साथ मिलाने के लिए जानवरों के टेंडन और जानवरों की खाल का उपयोग करूंगा। अगर आप इसमें निम्न श्रेणी का स्पिरिट आयरन मिलाते हैं तो यह व्यर्थ प्रयास होगा। इससे उत्कीर्णन की कठिनाई और स्थिरता भी बढ़ जाएगी। जुओ चुवान ने किनारे से कहा। गढ़ते समय किम यून ने कहा, जानवरों की नसें और खालें सिर्फ मुझे सहारा देने के लिए हैं। मैं शून्य आत्मा रत्न को अवशोषित करने के लिए मुख्यतः निम्न श्रेणी के स्पिरिट आयरन का उपयोग करूंगा। शून्य आत्मा रत्न एक अयस्क है और लोहा भी अयस्क से ही प्राप्त होता है। दोनों गुण एक जैसे हैं, इसलिए लोहे के लिए शून्य आत्मा रत्न के अवयवों को अवशोषित करना आसान होता है। वरिष्ठ, अंदाजा लगाए, अगर मैं चावल के दाने के बराबर आकार के पत्थर से आत्मा की कलाकृति बनाऊं तो मेरे भंडारण की जगह कितनी बड़ी होगी। जब जुओ चुवान ने ये सुना तो उसे भी लगा कि यह बात सही है। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब वे आत्मा की कलाकृतियां गढ़ रहे थे तो वे बिल्कुल भी जटिल नहीं थे। चाहे वह कितनी भी सरल क्यों न हो, उन्हें आत्मा की कलाकृतियों को तेजी से और स्थिरता से गढ़ना था। वे उच्च श्रेणी के स्थानिक आत्मा शिलालेख हैं। वे अंतरिक्ष को और भी बड़ा बना सकते हैं। जुओ चुवान ने अनुमान लगाने की हिम्मत नहीं की और चिंतित था कि वह अनुमान लगाने में सक्षम नहीं हो सकता है। जब सभी ने जुओ चुवान की बातें सुनी तो हंगामा मच गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि किम यून ने जिस स्थानिक आत्मा पैटर्न को समझा था वह वास्तव में उच्च स्तरीय था। इससे पहले जी डोम के प्रकाश शिलालेख जो किम यून को छीनना चाहते थे वे उच्च श्रेणी के प्रकाश शिलालेख प्रतीत होते थे। किम यून ने कितने उच्च स्तरीय आत्मा पैटर्न समझे थे, हर कोई मन ही मन हैरान था। गुओ चेंग ने मन ही मन दांत पीस लिए। उसे अफसोस हुआ कि वह किम यून को अपने पक्ष में न कर सका। अगर उसे इतने सारे उच्च स्तरीय स्पिरिट पैटर्न मिल जाते तो वह जरूर बहुत बड़ा मुनाफा कमा लेता। इस समय स्काई प्रोफाउंड मार्शल हाउस, स्टार प्रोफाउंड मार्शल स्कूल और ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के सभी बुजुर्गों के हाव भाव बेहद भद्दे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने एक भावी ग्रैंडमास्टर इंस्क्रिप्शनिस्ट को नाराज कर दिया था, खासकर तियानगसुआन मार्शल आर्ट्स अकादमी के लियू निंग। किम यून के हाथों में विशाल आत्मा राजा हथौड़ा देखकर उसे क्रोध आ गया। यही वह नुकसान था जो उसने पहले झेला था। इसी वजह से वह तियानगसुआन मार्शल आर्ट्स अकादमी में अपना सिर ऊंचा नहीं उठा पाया और उसे सजा भी मिली। एक क्षण सोचने के बाद जुओ चुवान ने कहा, चावल के दाने के आकार का एक अलौकिक पत्थर उच्च गुणवत्ता वाले स्थानिक आत्मा टैटू के साथ मिलकर एक भंडारण आत्मा कलाकृति बनाता है जिसका आकार अधिकतम 20 मीटर होता है। 20 हाथियों के लिए स्थान, अर्थात आंतरिक भाग में 20 वयस्क हाथी रह सकते हैं। किम यून ने पहले जो भंडारण बेल्ट बनाई थी उसमें 50 से 60 हाथी रखे जा सकते थे। 2 घंटे से भी ज्यादा समय बाद उसने एक बेहद खूबसूरत काली बेल्ट बनाई। वह बेहद खूबसूरत थी। फिर उसने अपना नक्काशी वाला चाकू निकाला और नक्काशी शुरू कर दी। जुओ चुवान, हो शिंगफेंग और अन्य वरिष्ठ जन तुरंत खुश हो गए। कलाकृति गढ़ने में अंकन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण था। जब किम यून नक्काशी कर रहा था, नक्काशी करने वाले चाकू से प्रकाश की एक दीवार निकली जिसने नक्काशी करने वाले चाकू और बेल्ट को घेर लिया। हालांकि वह अभी भी चिंतित था।
इसलिए उसने आत्मिक शक्ति की एक और लहर छोड़ी, जिसने शक्तिशाली आत्मिक शक्ति वाले लोगों को उस पर जासूसी करने से रोकने के लिए एक अवरोध का निर्माण किया। जब वह स्थानिक आत्मा के शिलालेख लिख रहे थे तो प्रकाश गाड़ी बहुत परिचित लग रही थी। ये बेहद चिकनी थी और लगभग एक ही बार में पूरी हो गई। यद्यपि उसे 4 घंटे से अधिक समय लग गया था, फिर भी उसे समय बीतने का एहसास नहीं हुआ। बगल में खड़ा झुओ चुआन डर के मारे देख रहा था। वह किन युन द्वारा शिलालेख की इतनी सुंदर नक्काशी देखकर खास तौर पर हैरान था। मैं कर चुका हूँ। मैंने रक्त अनुबंध आत्मा पैटर्न और स्थानिक आत्मा पैटर्न उकेर दिए हैं। इस संग्रहण आत्मा कलाकृति का उपयोग करने से पहले इसे अपना बनाने के लिए बस थोड़ा सा रक्त टपकाना होगा। अगर किसी और को यह मिल गया तो वह अंदर की वस्तुएं भी नहीं ले पाएगा। किन युन ने बेल्ट झुओ चुआन को दे दी। बूढ़े हो, आओ और देखो। मेरे पास भंडारण आत्मा कलाकृति की कमी नहीं है, इसलिए मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। झुओ चुआन अब पूरी तरह से निश्चित था कि किन युन एक भंडारण आत्मा कलाकृति बना सकता है। इसके अलावा किन युन की मार्शल आत्मा अपंग नहीं हुई थी, बस ज्वालाएं कमजोर हो गई थीं। जाहिर है उसकी मार्शल आत्मा में कोई बड़ी समस्या थी। इससे नई रेखाएं लिखने की प्रक्रिया तेज हो जाती। हो शिंगफे को स्टोरेज बेल्ट मिली और खून टपकने के बाद उसने अपनी मानसिक ऊर्जा का इस्तेमाल करके अंदर की जगह का पता लगाया। उसने कहा, लगभग 50 हाथियों जितनी जगह। उन छात्रों को जरा भी हैरानी नहीं हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें पहले से ही पता था कि जी वुफेंग और बाकी लोगों के स्टोरेज बेल्ट में दर्जनों खूंखार जानवरों की लाशें रखी जा सकती हैं। दूसरी ओर बुओ चेंग, जी युआनफेई, लियू निंग और अन्य लोगों के चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। सचमुच? झुओ चुआन ने आश्चर्य से पूछा। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? हो जिंगफेंग के ठंडे चेहरे पर एक गर्मजोशी भरी मुस्कान उभर आई। किन युन को देखने का उसका नजरिया भी सौम्य हो गया। उन्होंने किन युन से कहा, अब आप हमारी स्टार मार्शल आर्ट्स अकादमी में प्रवेश ले सकते हैं। आपको मूल्यांकन पास करने की जरूरत नहीं है। स्टार मार्शल आर्ट्स अकादमी में प्रवेश करना न केवल कठिन था, बल्कि छात्रों को कभी भी प्रवेश के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था। लेकिन अब उन्होंने किन युन के लिए एक अपवाद बना दिया था। क्या आपको कोई शर्त माननी पड़ेगी? किन युन ने पूछा। हो जिंगफेंग ने कहा, जब हमें किसी स्टोरेज स्पिरिट आर्टिफैक्ट की जरूरत होती है तो उसे बनाने में हमारी मदद करने के लिए आपके पास कोई और जरूरी चीज नहीं हो सकती। यही शर्त है। बेशक आपको हर महीने 3 से ज्यादा स्टोरेज स्पिरिट हथियारों को परिष्कृत करने की अनुमति नहीं है। हमें बस आपको पैटर्न लिखने की जरूरत है। हम आपको सामग्री उपलब्ध कराएंगे और आप इसे एक दिन में पूरा कर सकते हैं। इससे स्टार जुवान मार्शल अकादमी और लिंग जुवान मार्शल अकादमी दोनों को बहुत ईर्ष्या हुई। ये हर महीने 3 स्टोरेज स्पिरिट कलाकृतियां बनाने के बराबर था। भंडारण स्पिरिट कलाकृतियों को आमतौर पर बेचा नहीं जाता था, लेकिन उनका उपयोग छात्रों को पुरस्कृत करने और उन्हें प्रेरित करने के लिए किया जाता था। किन युन ने सोचा और उसे लगा कि यह बुरा नहीं है। हालांकि वह तुरंत सहमत नहीं हुआ। उसने आगे पूछा, डीन हो, क्या आप रास्ते में मेरे 3 दोस्तों को भी बुला सकते हैं? नहीं, मैंने तुम्हारे लिए पहले ही एक अपवाद बना दिया है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि तुमने स्थानिक आत्मा पैटर्न में महारत हासिल कर ली है। हो जिंगफेंग ने अपना सिर हिलाया। तो मैं मना करता हूँ, किन युन ने कहा। बिना हाथ के जी वुफेंग की ताकत बहुत कम हो गई थी। और इस टीम में सिर्फ 3 लोग थे। अगर उसे भविष्य में परीक्षा पास करनी हो तो उसके लिए और भी मुश्किल होगी। अध्याय 126 कठपुतलियों के रहस्य। जब जी वुफेंग ने देखा कि किन युन ने उसे अस्वीकार कर दिया है तो उसने जल्दी से कहा, भाई युन, आपको हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप पहले जुवानवु अकादमी में प्रवेश कर सकते हैं। अगर हम पहले अंदर चले जाएं तो हम अपनी शक्ति थोड़ी तेजी से बढ़ा पाएंगे। हुओ जोंग और म्यू रोंग ने अपना सिर हिलाया और किन युन को सहमत होने की सलाह दी। नहीं, मैं आपके साथ परीक्षा पास करना चाहता हूं और स्टार जुवानवु अकादमी में एक साथ प्रवेश करना चाहता हूं, किन युन ने दृढ़ भाव से कहा। उसे साफ पता था कि जी वुफेंग एक दुर्लभ तलवारबाज था और उसे इस वजह से दफनाया नहीं जा सकता था। इसलिए उसे वहीं रुककर जी वुफेंग को स्टार मार्शल आर्ट्स अकादमी में प्रवेश दिलाने में मदद करनी चाहिए। इस तरह की वफादारी ने जी वुफेंग और अन्य 2 को भी बहुत प्रभावित किया। ठीक है, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आप 3 रहस्यमय अकादमी में बने रहें। हो जिंगफेंग ने जी वुफेंग और अन्य लोगों की ओर देखते हुए कहा, यदि आप वास्तव में मूल्यांकन पास कर सकते हैं तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। झुओ चुआन का चेहरा काला पड़ गया। उसने गे युआनफेई की ओर एक नजर डाली और कहा, हमें ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि अगर कोई और 3 गहन अकादमी में प्रवेश करना चाहता है तो उसे 3 गहन श्रेणी मार्शल अकादमियों और हॉल ऑफ वंडर्स की मंजूरी लेनी होगी, वरना हमें परवाह नहीं कि वे यहाँ मर भी जाएं। ब्लैक लेवल मार्शल स्कूल के कुछ उप प्राचार्यों ने भी सहमति में सिर हिलाया। पहले मैं आप सबको बता दूं, अगर कोई किन युन पर हमला करना चाहता है तो थोड़ी सफाई कर ले और कोई निशान न छोड़े, वरना अगर मुझे पता चला तो चाहे वो ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस ही क्यों न हो, मैं जाकर उन्हें तहस नहस कर दूंगा। झुओ चुआन के कटु शब्दों ने सबको चौंका दिया। किन युन ने जो क्षमता दिखाई थी वह हॉल ऑफ मार्क्स का ध्यान आकर्षित करने के लिए काफी थी। अगर कोई सचमुच उस पर वार करना चाहता था तो उसे सोच समझकर ही आगे बढ़ना होगा। झुओ चुआन ने आगे कहा, नए प्रिंसिपल के चुनाव से पहले भी डीन बाई इस पद पर बने रहेंगे। हम नए प्रिंसिपल के चुनाव में 3 महीने का समय लेंगे। वही तो बोल रहा था।
इससे पता चलता था कि 3 रहस्यमय अकादमी में उसका यानी हॉल ऑफ वंडर्स का बहुत दबदबा था। हॉल ऑफ मार्क्स की ताकत वास्तव में 3 ब्लैक लेवल मार्शल अकादमियों और ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के बीच संतुलन बनाने में सक्षम थी। इससे कई लोगों को रहस्यमय हॉल ऑफ मार्क्स की नई समझ हासिल करने में मदद मिली। जी युआनफेई की आंखें घृणा से भरी हुई थीं जब उन्होंने अपने अपंग पोते के साथ जल्दी से जाने से पहले किन यून की ओर देखा। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के अन्य वरिष्ठ शिक्षक अपने घायल शिष्यों को लेकर आए और गे युआनफेई के पीछे पीछे चले। हो जिंगफेग ने 2000 बैंगनी सिक्के निकाले और किन यून का स्टोरेज बेल्ट खरीदा। फिर वह और जुओ चुवान 3 गहन अकादमी से चले गए। डीन बाई ने राहत की सांस ली। उसने सही दांव लगाया था। उसने बहुत पहले ही यह मान लिया था कि किन यून को हॉल ऑफ वंडर्स में बहुत सम्मान मिलेगा क्योंकि डुआन कियान ने ही किन यून को यहाँ भेजा था। अब जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। मार्क्स हॉल में किन यून को बहुत महत्व दिया जाता था। डीन बाई ने किन यून और उसके साथियों की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा घर तबाह हो गया है, तुम्हें एक नया घर बनाना चाहिए। डीन बाई, क्या हम पहाड़ में एक गड्ढा खोद सकते हैं? जरूर। डीन बाई ने सिर हिलाया, फिर अपने काम पर वापस चला गया। अब जी वुफेंग और अन्य लोगों ने भी राहत की सांस ली। हुओ झोंक ने अपने औजारों से एक गुफा खोदी। पछतावे से भरे भाव से उसने आह भरी, भाई यूं, तुमने एक बड़ा मौका गंवा दिया। अगर इस बार हम नाकाम रहे तो क्या होगा? बिल्कुल, तुम हमारे बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? म्यू रोंग जुन ने आह भरी, अगर तुम मेरी जगह होते तो जरूर मना कर देते, है ना? किन यून ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें पछताने की कोई बात नहीं है। अगर मैं इस परीक्षा में पास नहीं हो पाया तो अगली बार। जी वुफेंग ने और कुछ नहीं कहा। अगर वो होता तो वो हुओ झोंग और बाकियों को भी जाने नहीं देता। उन्होंने कहा, इस दौरान हमें अपनी ताकत बढ़ाने के लिए हर पल का पूरा लाभ उठाना चाहिए। स्टार मार्शल आर्ट्स अकादमी में प्रवेश करने के बाद हम ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। जी वुफेंग को चिंता थी कि किन यून का बदला लिया जाएगा। इसके अलावा उसके पास इतने सारे उच्च श्रेणी के आत्मा शिलालेख थे। बड़ी शक्तियों के लिए किसी भी कीमत पर कार्रवाई करना काफी था। उनमें से कुछ लोगों ने जल्दी से एक गुफा खोदी और उसके अंदर एक हॉल और कई पत्थर के कमरे बनाए। अंदर बहुत शांति थी और शांत साधना के लिए बहुत उपयुक्त थी। नहाकर म्यू रोंग नीले ब्रोकेड के वस्त्र पहने बाहर आया और हॉल में बैठकर चाय पीने लगा। उसने हंसते हुए किन यून से कहा, भाई यून, तुम सचमुच अथाह हो। तुमने तो एक लौह पुरुष को मार डाला था। उस समय तो मेरा पीछा करके मार डाला गया था। जी वुफेंग आराम से ठीक हो गया था और ठीक लग रहा था। उसने सादे सफेद कपड़े पहने थे और हॉल में बैठकर दूसरों के साथ चाय पी रहा था। किन यून ने मुस्कुराते हुए कहा, न केवल मैंने लौह पुरुष को मार डाला बल्कि मैंने उन्हें इकट्ठा भी किया। फिर उसने अपने भंडारण स्थान से बचा हुआ सामान निकाला और उसे जमीन पर फेंक दिया। हुओ झोंक इन टुकड़ों को देखकर बहुत खुश हुआ। वह आगे बढ़ा और लोहे के आदमी के फटे हुए अंगों को उठाकर जोर से हंसा। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं भी लोहे के आदमी को मार देता। मुझे लोहे के आदमियों के बड़े बड़े उपयोग पता है। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मैं उनकी नकल कर सकता हूँ। किन यू ने स्टील के सिर की ओर इशारा करते हुए कहा, बूढ़े हुओ सान, इस स्टील के सिर को खोलने में मेरी मदद करो। मैं अंदर की संरचना देखना चाहता हूँ और इन सभी अंगों को खोलने में मेरी मदद करो। म्यू रोंग जुन बहुत उत्साहित होकर हंसा, भाई यूं, अगर तुम कठपुतली बना सकते हो तो मुझे जरूर बेचो। अगर मैं इसे अपने आध्यात्मिक खजाने में छिपा दूं तो लड़ाई के दौरान इसे बाहर निकालना वाकई बहुत अच्छा होगा। जब मैं इसे सफलतापूर्वक बना लूंगा तब इस बारे में बात करेंगे। किन यू ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। उसने जी वुफेंग की ओर देखा और पूछा, भाई जी, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए एक हाथ बनाने की कोशिश करूं? इससे तुम्हारे लिए काम आसान हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही काफी अच्छा कर रहा हूँ। भविष्य में मैं अपनी दवा खुद ढूंढ लूंगा और अपना हाथ बढ़ाऊंगा। जी वुफेंग ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। अगर कोई और मुझसे लड़े और देखे कि मेरे पास एक हाथ नहीं है तो वह मुझे जरूर नीची नजरों से देखेगा। मेरे लिए यह कोई बुरी बात नहीं है। जी वुफेंग के आशावाद ने किन यून को मन ही मन प्रसन्न कर दिया और उसे आश्वस्त महसूस कराया। इसके बाद मुरोंग दाजरेन ने धातु के आदमी को तोड़ने में मदद की। उसने सारे शिलालेख खोले और किन यून को उन्हें ध्यान से देखने दिया। किन यून उस खंडित लोहे की मूर्ति को अपने कमरे में वापस ले गया और रात भर उसका अध्ययन करता रहा। उसने अपने नोट्स की मदद से स्पष्ट रेखाएं बनाईं जो उसे दिखाई दे सकें। आधी रात को साफ सफाई करने के बाद उसने लौह पुरुष के शरीर पर मौजूद सभी आत्मा के निशानों को निकाला और उन्हें मेज पर क्रम से व्यवस्थित कर दिया। ये आत्मा के निशान सिर पर हैं, सबसे ज्यादा गर्दन पर, सबसे ज्यादा शरीर पर और फिर बाहों पर। उन्होंने लोहे की मूर्ति के प्रत्येक भाग पर उत्कीर्ण अभिलेखों वाले कागज को एक एक करके मेज पर व्यवस्थित किया। जब उन्होंने आत्मा रेखाओं को व्यवस्थित करना समाप्त किया तो उन्होंने पाया कि संपूर्ण आत्मा रेखाएं वास्तव में वानर प्रकार का एक टोटेम थीं। जानवर टोटेम, क्या ये कठपुतली को निखारने का राज हो सकता है? यह वानर सचमुच इंसानों की तरह सीधा चल सकता है। किन यून ने वानर जैसे टोटेम को देखा और सोचते हुए भौहें चढ़ा लीं। उसने जो देखा वह केवल स्पष्ट रेखाएं थीं, गहरी रेखाएं नहीं, इसलिए उसके लिए उनकी नकल करना असंभव था। धातु पुरुष के आंतरिक मनके का उपयोग आत्मिक ऊर्जा को संचित करने के लिए किया जाना चाहिए। उस पर अंकित आत्मिक चिन्ह मानसिक छाप हैं और वे धातु पुरुष का हृदय भी हैं। वे वानर जैसे कुलदेवता चिन्हों को जोड़ सकते हैं, कुलदेवता आत्मा चिन्हों को आदेश दे सकते हैं और धातु पुरुष को चला सकते हैं। किन यून ने एक पारदर्शी मोती उठाया और उसे ध्यान से देखा। फिर उसने मुट्ठी भर आकार का एक और सफेद मनका उठाया और उसे देखा।
वह मूल संग्रहण चिन्हों से भरा था। इससे ऊर्जा एकत्रित की जा सकती है और उसे मुक्त किया जा सकता है। इसका उपयोग ऊर्जा बचाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा एक विशेष स्पिरिट पैटर्न भी है जो इस मोती को ऊर्जा संचित करने और फिर आंतरिक शक्ति को संघनित करने में सक्षम बनाता है। ये किस प्रकार का स्पिरिट पैटर्न है? किम यून ने 36 आत्मा रेखाएं निकाली और उन्हें ध्यान से देखा। क्या ये शक्ति की छाप हो सकती है? यह एक आध्यात्मिक पैटर्न था जो किसी की आंतरिक शक्ति को बढ़ा सकता है। अगर आप अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाएंगे तो आप उसे आंतरिक शक्ति में बदल पाएंगे। उसके पास इच्छा चिन्ह, शक्ति चिन्ह, उत्पत्ति संग्रहण चिन्ह थे और ये सभी उच्च श्रेणी के आत्मा चिन्ह थे। अभी उसके पास केवल वानर प्रकार के कुलदेवता चिन्हों का अभाव था। अगर मेरे पास वानर प्रकार के कुलदेवता के काले निशान होते तो मैं एक कठपुतली बनाने में सक्षम होता। किम यून ने आह भरी और उदास होकर खाका रख लिया। अचानक उसे कुछ याद आया और उसने जल्दी से अपने कपड़े उतारकर अपनी बाईं बांह को देखा। वहां एक हल्का सुनहरा स्वर्गीय सिंह टोटेम टैटू था। अध्याय 127 टोटेम मार्क। किम यून 10 दिनों तक दिव्य सिंह कुंड में डूबा रहा। जब वह बाहर आया तो उसने अपने बाएं हाथ पर रहस्यमयी और विचित्र दिव्य सिंह कुलदेवता देखा। उसे पता नहीं था कि वह क्या है। अब जब उसने और अधिक ध्यान से देखा तो उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि स्वर्गीय सिंह टोटेम पत्थर के भीतर कई अजीब पैटर्न थे जो बंदरों की तरह चमकीली रेखाओं के समान थे। क्या ऐसा हो सकता है? ये स्वर्गीय सिंह कुलदेवता भी एक रहस्यमयी पैटर्न है। किम यून ने गहरी सांस ली। अगर यह सच होता तो वह शेर के रूप में एक कठपुतली बना पाता। किम यून ने अपनी बाईं बांह पर स्वर्गीय सिंह कुलदेवता को गौर से देखा। जितना ज्यादा वह देखता उतना ही ज्यादा घबरा जाता। यदि उन्होंने लौह पुरुष से वानर प्रकार के टोटेम की खोज नहीं की होती तो उन्हें ये पता नहीं चलता कि टोटेम भी एक प्रकार के रहस्यमय चिन्ह होते हैं। मैंने इसके बारे में शिलालेखों वाली किताबों में पढ़ा है। सोचिए, स्वर्गीय सिंह कुलदेवता पत्थर वास्तव में शिलालेखों में से एक शिलालेख है। किम यून ने जल्दी से कागज का एक बड़ा टुकड़ा निकाला और उस पर सावधानीपूर्वक टोटेम अंकित किया। चित्र बनाने की प्रक्रिया ने उसे और भी हैरान कर दिया। उसे यकीन था कि स्वर्गीय सिंह का टोटेम टैटू एक रहस्यमयी पैटर्न था और बहुत गहरा। यह कोई साधारण आत्मा का पैटर्न नहीं था। वाह, मैं तुरंत कठपुतली बनाना शुरू कर दूंगा। किम यून को एक बड़ी खोज के बाद बहुत खुशी हुई। उसने उत्साह से भट्ठी निकाली और उसमें शेर, बाघ और दुष्ट जानवर की कुछ हड्डियां फेंक दी। उसकी शक्ति सीमित थी और वह उसे परिष्कृत करने के लिए केवल साधारण सामग्रियों का ही उपयोग कर सकता था, वरना वह आयरन मैन को पिघला देता या ड्रैगन की हड्डी का इस्तेमाल करता। ये सब उच्च श्रेणी के स्पिरिट हथियारों के लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्रियां थीं। मुझे बस थोड़ी सी ड्रैगन हड्डी डालने से ही काम चल जाएगा। उसने एक पल सोचा, फिर दुष्ट ड्रैगन हड्डी का एक छोटा सा हिस्सा अंदर डाल दिया। 1 महीना जल्दी ही बीत गया। किम यून ने लोहे के आदमी के अवशेष को थामे रखा और अपने कमरे में घुस गया। वह बाहर नहीं आया, बल्कि पूरा दिन अंदर चीजों पर हथौड़ा चलाता रहा। जब म्यू रोंग जुन बाहर था तो वह बहुत उत्साहित था। उसे उम्मीद थी कि किम यून एक कठपुतली निकाल पाएगा। किम यून के कमरे के फर्श पर एक विशाल जानवर का कंकाल पड़ा था। उसकी हड्डियां चमकदार और पारदर्शी थीं और अंदर की तरफ सुंदर नक्काशी थी। ये सभी रेखाएं उसके दिव्य सिंह कुलदेवता से उकेरी गई थीं। उन्होंने पहले हड्डी का एक टुकड़ा गढ़ा, फिर हड्डियों पर टोटेम टैटू उकेरे, फिर उन्होंने परिष्कृत पशु स्नायुबंधन का उपयोग किया और सभी हड्डियों को एक साथ जोड़कर एक विशाल पशु कंकाल का निर्माण किया। बाहरी त्वचा को दुष्ट नर बत्तख के शल्कों में लपेटा जाना चाहिए और बीच में पिघली हुई जानवर की हड्डी को मांसपेशी के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसे कैसे हिलाना है, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि स्वर्गीय सिंह टोटेम चिन्ह प्रभावी है या नहीं। किम यून ने ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस के लौह पुरुषों का अध्ययन किया और देखा कि वानर पैटर्न का प्रभाव सबसे ज्यादा था। ये शरीर में आत्मा जैसा था। यह एक कठपुतली की चतुराई थी। यदि वह कठपुतली शेर जिसे उसने परिष्कृत किया था हिल नहीं सकता था तो संभवतः ये टोटेम स्पिरिट पैटर्न में कोई समस्या होगी। विशेष शोधन के बाद ये हड्डियां आंतरिक शक्ति भी संचित कर सकती हैं। अगर मैं इस टुकड़े के अंदर 9 यांग स्पिरिट कन्वर्जेंस एरे को अंकित कर दूं तो मैं अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए 9 सूर्यों की आत्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर पाऊंगा। मुझे अभी भी इच्छा मोतियों, ऊर्जा भंडारण मोतियों आदि को परिष्कृत करने की आवश्यकता है। पिछले 1 महीने से किम यून रोजाना सिर्फ 2 घंटे आराम कर रहा था। बाकी समय वह कठपुतली शेरों को निखारने में बिताता था। वह पहले से ही बहुत उत्साहित था, इसलिए उसे बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हुई। अब उन्होंने इसका आधे से अधिक भाग पूरा कर लिया था और जल्द ही इसे पूरा करने में सक्षम हो जाएंगे। कुछ दिनों बाद किम यून ने कंकाल को ड्रैगन के शल्कों से बने खोल की एक परत से ढक दिया। एक विशेष विधि से परिष्कृत होने के बाद बाढ़ के अजगर के शल्क किसी जानवर की खाल के टुकड़े जितने लचीले हो गए थे। उनमें शल्कों जैसी कठोरता नहीं थी और उनकी सतह धातुई चांदी जैसी थी। दूसरी ओर मांसपेशियां पिघली हुई पशु हड्डियों और उच्च श्रेणी के स्पिरिट आयरन के एक भाग से बनाई गई थीं। शेर के शरीर के बीचों बीच कई महत्वपूर्ण मनके रखे गए थे। उनके चारों ओर ढेर सारा परिष्कृत मांस लिपटा हुआ था, इसलिए बीच वाला हिस्सा सबसे मजबूत था। 4 मीटर लंबा चांदी का शेर आखिरकार बनकर तैयार हो गया। शेर का सिर किम यून ने बड़ी बारीकी से तराशा था। ये पूरी तरह से चांदी का बना था और इसमें धातु जैसी गहरी चमक थी। ये तुरंत स्पष्ट हो गया कि यह धातु का शेर था। मैंने खून के निशान पहले ही उकेर दिए हैं और मैंने प्रार्थना की मालाओं पर खून टपकाने का भी ध्यान रखा है। अभी मुझे बस ऊर्जा प्रवाहित करनी है और फिर पता चल जाएगा कि यह सफल होगा या नहीं।
किन यू ने कठपुतली के 9 सूर्य आत्मा एकत्रीकरण गठन को सक्रिय किया और स्फिंक्स की आंतरिक शक्ति संचय मोती में आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। कठपुतली रजत सिंह के शरीर के अंदर शक्ति भंडारण मन के आंतरिक ऊर्जा भंडारण तक सीमित नहीं थे। अंदर एक भंडारण स्थान था जहां क्रिस्टल सिक्कों को प्रेरक शक्ति के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। वर्तमान रजत सिंह कठपुतली ने शक्ति संचय मोती में संग्रहित ऊर्जा का उपयोग 9 यांग आत्मा अभिसरण सरणी को सक्रिय करने और 9 सूर्यों की आध्यात्मिक ऊर्जा को शक्ति संचय मोती में अवशोषित करने के लिए किया। इस प्रकार एक निश्चित अवधि के संचलन के बाद वह मोती के अंदर की सारी शक्ति को संग्रहित करने में सक्षम हो जाएगी। किन यून ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह कठपुतली चांदी के शेर की ऊर्जा को अवशोषित करते हुए महसूस कर सकता था। वह खुशी से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और बोला, उन लौह पुरुषों को शक्ति बहाल करने वाले मोतियों को बदलने की जरूरत है। मैं उनका इस्तेमाल नहीं करूंगा। देखते हैं कि क्या इच्छा मोती मेरे विचारों को अवशोषित कर सकता है और चांदी के शेर की कठपुतली को हिलाने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकता है। सफलता या असफलता की कुंजी इसी कदम में निहित है। जब वह शांत हो गया तो उसने अपनी मानसिक ऊर्जा सिल्वर लान कठपुतली में भेज दी और इरादे के मोती को महसूस करने के बाद उसने अपना मन उसमें डाल दिया। गर्जन। कठपुतली चांदी का शेर अचानक दहाड़ा। शुक्र है गुफा के अंदर होने के कारण उसने ज्यादा शोर नहीं मचाया। हालांकि जी वुफेग और गुफा के अंदर मौजूद बाकी सभी लोग हैरान थे। किन यून भी शेर की दहाड़ सुनकर घबरा गया। उसे चांदी की शेरनी कठपुतली की भयानक ताकत का एहसास हो गया था। स्वर्गीय शेर टोटेम स्टाम्प। ये वास्तव में स्वर्गीय शेर की आत्मा है, बहुत भयानक। उसने अपनी बाईं बांह पर टोटेम को देखा और उत्साहित हो गया। जागने के बाद स्काइलाइन कठपुतली ने दहाड़ लगाई, जिससे संकेत मिला कि वह कठपुतली को वापस जीवित करने में सक्षम थी। किन यून ने अपने मन से स्वर्गीय सिंह कठपुतली को नियंत्रित किया। वह फुर्ती से झपटता और काटता हुआ आगे बढ़ रहा था। मैं कामयाब हो गया। सोचिए, कठपुतली बनाने का मेरा पहला प्रयास इतना सफल होगा। किन यून पसीना पोंछते हुए बहुत खुश हुआ। बस अब उसे थोड़ी थकान महसूस हो रही थी। भाई यूं, क्या हुआ? हुओ जोंग ने किन यूं के पत्थर के दरवाजे पर दस्तक दी और जोर से पूछा। मैं ठीक हूँ। किन यून दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी और मुस्कुराते हुए बोली। जी वुफेग और म्यू रोंग जून दरवाजे के बाहर थे। जब उन्होंने अंदर देखा तो उन्हें एक चांदी का शेर दिखाई दिया। एक नजर में ही उन्हें पता चल गया कि यह असली शेर नहीं था। भाई यूं, तुम कामयाब हो गए। म्यू रोंग जुन दौड़ते हुए अंदर आया और चिल्लाया। उसने ऊंचे और बड़े चांदी के शेर को देखा और उसे छुआ। वह बेहद उत्साहित था। किन यून ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मेरी वर्तमान शक्ति सीमित है। मेरे द्वारा परिष्कृत की गई कठपुतली की शक्ति पर्याप्त नहीं है। ये लौह पुरुष जितनी टिकाऊ नहीं होनी चाहिए। जी वुफेग और हुओ जोंग भी बहुत हैरान हुए। वे जल्दी से कमरे में गए और उसे अपने हाथों से छुआ। आप इसे 1 महीने के भीतर पूरा करने में सक्षम थे। ये बहुत तेज है। जी वुफेग अनुभवी और जानकार थे। वह जानते थे कि इस कठपुतली को बनाना आसान नहीं था, इसलिए वह और भी हैरान थे। हाँ, बुरा नहीं है। हुओ जोंग मुस्कुराया और उसकी पीठ पर चढ़ गया। मुझे भी नहीं पता। ये पूरी तरह से व्यक्ति की अपनी भावनाओं पर निर्भर करता है। किन यून खुद की प्रशंसा करने लगा। ऐसा लगता है कि आप वास्तव में इस पहलू में प्रतिभाशाली हैं। जी वुफेग मुस्कुराया। भाई यूं, भविष्य में जब तुम स्टार मार्शल आर्ट्स अकादमी में प्रवेश करोगे तो तुम्हें मेरे लिए एक कठपुतली जानवर तैयार करना होगा। म्यू रोंग जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, केवल ऐसी ही चीज मुझ सुंदर और शिष्ट व्यक्ति के योग्य है। उस समय स्टार मार्शल आर्ट्स अकादमी की छोटी बच्ची मुझे कठपुतली पर सवार देखकर जरूर पागलों की तरह चीखेगी। वह मुझ पर मोहित हो जाएगी। किन यून मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और बोला, ये गोलेम सिल्वर लायन मेरी पहली रचना है। इसमें जरूर कई खामियां हैं। जब मैं भविष्य में इसमें सुधार करूंगा तो यह और भी मजबूत हो जाएगा। फिर मैं तुम्हारे लिए एक और नया लाऊंगा। अध्याय 128। जियो यूमी। जी वुफेग ने सिल्वर लान कठपुतली को देखा और कहा, भाई यूं, तुम इसे मुझ पर हमला करने क्यों नहीं देते और देखते हो कि यह कितना तेज है। चलो खुद को परखने के लिए एक बड़े प्रशिक्षण कक्ष में चलते हैं। इस महीने के दौरान हुओ जोंग ऊब गया था और उसने एक विशाल पत्थर का कमरा खोदा जो 100 मीटर चौड़ा था। वे सब उस विशाल पत्थर के कमरे की ओर बढ़े। पत्थर की दीवार पर लगी मशालें तुरंत जल उठीं और पूरा पत्थर का कमरा रोशन हो गया। जब किन यूं आया तो वह घबरा गया और हंसते हुए बोला, तीसरे भाई हो, तुम सचमुच ऊब गए हो। जी वुफेग और सिल्वर लान कठपुतली के बीच 50 मीटर की दूरी थी जब वह चिल्लाया, सिल्वर लान कठपुतली मुझ पर हमला कर दे। किन यून ने कहा, ठीक है। उसने तुरंत सिल्वर लान कठपुतली को नियंत्रित किया और जी वुफेग की ओर झपटा। सिल्वर लान की तेज रफ्तार बहुत तेज थी। चांदी की रोशनी की किरण की तरह वह तेजी से ऊपर की ओर दौड़ा। इतनी जल्दी? जी वुफेग घबराकर चिल्लाए बिना नहीं रह सके। हमले से बचने के बाद भी उनका दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि उन पर लगभग हमला हो ही गया था। उन बेवकूफ लोहे के आदमियों से कहीं ज्यादा तेज। म्यू रोंग फेंग का चेहरा भी डर से पीला पड़ गया और वह चिल्लाया, अगर मैं होता तो मैं इसे बिल्कुल नहीं चकमा दे पाता। कितना अद्भुत। किन यून भी सुखद आश्चर्यचकित था। वह स्वर्गीय सिंह टोटेम टैटू की शक्ति पर मन ही मन अचंभित था। सिल्वर लान इतना तेज इसलिए था क्योंकि उसके शरीर में बने टोटेम टैटू पूरी तरह से ऊर्जा को अवशोषित कर सकते थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनुभवी आत्मा गुरु उसके शरीर को नियंत्रित कर रहा हो। अगर अंदर की सामग्री और ऊर्जा ज्यादा मजबूत होगी तो सिल्वर लान भी ज्यादा मजबूत होगा।
जैसे ही किम यून बोला, उसने सिल्वर लान को एक बार फिर जी वुफेंग पर झपटने के लिए नियंत्रित किया। जी वुफेंग का किंगडोम बेहद गहरा था और वह हमेशा बच निकलने में कामयाब रहता था, लेकिन यह आसान भी नहीं था। कई बार तो उसके कपड़ों ने भी उसे छुआ था। कोई और हमला? जी वुफेंग ने पूछा। मैं जानता हूँ, यह मुंह से आग और गड़गड़ाहट उगल सकता है, किम यून ने कहा। शेर के सिर के अंदर उसने बिजली के पैटर्न से बना एक कलाई रक्षक जैसा कुछ गढ़ा। यह ऊर्जा संग्रहित कर सकता था, अग्नि रूम और बिजली के पैटर्न उत्पन्न कर सकता था और आग और गड़गड़ाहट छोड़ सकता था। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, जी वुफेंग चिल्लाया। बॉस जी, आपको सावधान रहना होगा। किम यून मुस्कुराया और चिल्लाया। फिर उसने शेर को नियंत्रित किया ताकि उसका मुंह खुले और बिजली का एक बोल्ट उगल दे। बिजली की एक चमक में ये वास्तव में जी वुफेंग को मारा। वह उड़कर दीवार से टकरा गया। बिग बॉस, किम यून ने घबराकर चिल्लाया। जी वुफेंग का चेहरा आश्चर्य से भर गया और वह मुस्कुराया। अगर मैंने पहले से अपना बचाव नहीं किया होता तो मुझे निश्चित रूप से अंदरूनी चोटें लग जाती। इस शेर की ताकत ज्यादातर छठे स्तर के मार्शल बॉडी साधकों के बराबर है। किम यून ने यह भी देखा था कि जी वुफेंग ने पहले हमला नहीं किया था, बस चकमा दे रहा था। अपनी ताकत से उसे यकीन था कि वह चांदी के शेर की कठपुतली को हरा सकता था। भाई यूं, तुम्हें इस खजाने को अच्छी तरह छिपाना होगा। ज्यादा लोगों को ये पता न चले कि तुम ये अच्छी चीजें बना सकते हो। म्यू रोंग जून ने हंसते हुए सिल्वर लान की पीठ थपथपाई। हुओ झोंग हंसा। हम इसे केवल छिपा सकते हैं। कितने अफसोस की बात है। किम यून ने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ 1 महीने से हूँ। मैं पहले बाहर जाकर ताज़ी हवा लूंगा। जब उसने कहा कि वह जाने वाला है तो हुओ झोंग के हाव भाव बदल गए और उसने चेतावनी दी। भाई यूं, कुछ प्रोफाउंड ग्रेट मार्शल आर्ट्स अकादमी के शिष्य बाहर से आ रहे हैं। बाहर जाते समय तुम्हें सावधान रहना होगा। वे यहाँ क्या कर रहे हैं? किम यून ने भौहें चढ़ाईं और बाहर चला गया। दोपहर के समय आसमान धूसर हो गया था। धूसर बादलों ने 9 सूर्यों को ढक लिया था, जिससे धरती उमस भरी हो गई थी। ऐसा लग रहा था मानो जोरदार बारिश होने वाली है। घाटी के हरे भरे लॉन पर अलग अलग रंगों के दर्जनों तंबू लगे थे। तंबू के ऊपर से भाप उठ रही थी। साफ जाहिर था कि अंदर एक आत्मा संचय समूह था जो आत्मिक ऊर्जा इकट्ठा कर रहा था। वे यहाँ भूत जानवरों से निपटने के लिए हैं। जी वुफेंग ने कहा, भूत जानवर बहुत डरावने जानवर हैं और उनसे निपटना बहुत मुश्किल है। ब्लू स्पिरिट स्टार पैलेस से आए कूड़े के उस समूह को आत्मा जानवर ने हरा दिया था, है ना? किम यून को याद आया कि उन लोगों ने राक्षसी जानवरों द्वारा हमला किए जाने का उल्लेख किया था। पहले तो ज्यादा भूत जानवर नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे ज्यादा दुष्ट जानवर दिखाई देंगे, दुष्ट जानवरों से ज्यादा दुष्ट भूत आत्माएं जुड़ती जाएंगी और उन्हें भूत जानवरों में बदल देंगी। जी वुफेंग के हाव भाव गंभीर थे। भूत जानवर लोगों के अंत काटकर उन्हें खुद से जोड़ना पसंद करते हैं। कितनी अजीब बात है। किम यून ने टेंटों को देखते हुए भौहें चढ़ाईं और पूछा, क्या वे बहुत मजबूत हैं? म्यू रोंग जुन ने कहा, वे युवा छात्र हैं और यहाँ अनुभव प्राप्त करने आए हैं। उनकी मुख्य सेना वहाँ नहीं थी और उन्होंने आगे बढ़ना शुरू नहीं किया। इस बार उन्होंने 3 जुआन वू अकादमियों से प्रवेश की अनुमति प्राप्त की है, जबकि स्टार पैलेस के शिष्य यूं ही प्रवेश कर जाते थे। किम यून ने पूछा, क्या पिछले महीने में थरी मिस्टिकल अकेडमी के किसी छात्र को राक्षसी जानवरों ने निशाना बनाया है? हाँ, कुल मिलाकर लगभग 10 छात्र हैं। उनके सारे अंग आत्मिक प्राणियों ने काट दिए हैं, इसलिए आत्मिक प्राणी उन्हें नहीं मारेंगे। जी वुफेंग के चेहरे पर भी गंभीरता थी जब उन्होंने कहा, इस दौरान डीन बाई हमें बाहर न जाने की सलाह दे रहे हैं। हर कोई बाहर जाने की हिम्मत करने से पहले आत्मिक प्राणियों के साफ होने का इंतजार कर रहा है। हुओ झोंग मुस्कुराया, पिछली बार जब हम बाहर गए थे तो हमारा सामना किसी भूतिया जानवर से नहीं हुआ था। भूतिया जानवरों की किस्मत अच्छी है, वरना हम उन्हें जरूर मार देते। जी वुफेंग ने अपना सिर हिलाया। भूत प्रेत से निपटना मुश्किल होता है, उन्हें बलपूर्वक नहीं मारा जा सकता। कहा जाता है कि भूत प्रेत को मारने के लिए बहुत मानसिक शक्ति की आवश्यकता होती है। मुझे इसकी बारीकियां तो नहीं पता, लेकिन डीन बाई ने मुझे ये बताया था। किम यून की आंखें चमक उठीं। उसकी अपनी मानसिक शक्ति बहुत प्रबल थी, जो उसे एक तारे में बदल सकती थी। हालांकि वह नहीं जानता था कि भूत प्रेतों से निपटने के लिए अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल कैसे करे। कोई और आ रहा है। म्यू रोंग जुन ने घाटी के प्रवेश द्वार की ओर देखा और चिल्लाया, यहाँ बस कुछ ही लोग हैं। ब्लैक लेवल मार्शल अकादमी के ये छात्र इतने धीमे क्यों हैं? ये इतने धीमे क्यों हैं? बाहर के भूत जानवरों को मारा नहीं गया था, इसलिए वे घाटी से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। ऐसा कहा जाता था कि अगर उन्हें कोई भूत जानवर मिल गया तो वे बच नहीं पाएंगे। किम यून ने घाटी में प्रवेश करने वाले कुछ लोगों को देखा और महसूस किया कि वहाँ एक लड़की थी जो बहुत ही आकर्षक थी। युवती पूरी तरह से सफेद कपड़े पहने हुए थी और दुबली पतली थी। उसकी लंबी चोटी बैंगनी रिबन से बंधी थी और उसकी नाजुक भौहें फीनिक्स जैसी थीं। उसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद थी और उसका रूप बेहद खूबसूरत था। उसकी आंखें गर्व से भरी थीं और उसके चेहरे पर थोड़ी ठंडक थी। किम यून ने उसे देखा और मन ही मन चौंक गया, क्योंकि इस जवान लड़की का रूप रंग जियाओ युएलन से काफी मिलता जुलता था। बस वो जियाओ युएलन जितनी परिपक्व या ठंडी नहीं थी और न ही उसकी हत्या की मंशा जितनी खतरनाक थी। क्या ये जियाओ यू मेई नहीं है? जब मुरोंग दानियन ने किम यून को स्तब्ध देखा तो उसने उसे धक्का दिया और समझाया, लगभग 1 दर्जन लड़कियों के साथ मेरे अनुभव के आधार पर इस लड़की के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। भाई यून, तुम्हें इससे सावधान रहना होगा। किम यून ने अंततः असली जियो युमेई को देखा। हाँ, किम यून ने सिर हिलाया।
वह जियाओ यू मेई को ज्यादा अच्छी तरह नहीं जानता था, उसे बस इतना पता था कि यह युवती उसे अपना अनुयायी बनाना चाहती थी। जब थरी प्रोफाउंड एकेडमी के अन्य छात्रों ने जियो यू मेई को आते देखा तो वे सभी एक दूसरे से फुसफुसाए, क्योंकि जियो यू मेई पहले भी 3 रहस्यमय यार्ड में रह चुकी थी। वहां के लगभग सभी वरिष्ठों ने उसे पहचान लिया। लगता है वो सिर्फ 14 साल की है और मार्शल बॉडी के छठे स्तर पर पहुंच चुकी है। इसके अलावा उसकी मार्शल आत्मा बेहद रहस्यमयी है, जी वुफेंग ने कहा। किन यून को नहीं पता था कि जियाओ यू मेई का उसके प्रति क्या रवैया है। हालांकि उसकी बहन उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। जब डीन बाई ने देखा कि ब्लैक लेवल मार्शल अकादमी के सभी छात्र आ गए हैं तो उन्होंने घंटी बजाई। जब घंटी बजी तो घाटी के सभी छात्रों को प्रशिक्षण मैदान के बीच में इकट्ठा होना पड़ा। तंबू के भीतर मौजूद ब्लैक लेवल मार्शल आर्ट्स अकादमी के छात्र एक एक करके बाहर निकलकर बीच में स्थित मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस ग्राउंड में एकत्रित हुए। बहुत जल्दी ही छोटी छोटी टीमें प्लाजा में दिखाई देने लगीं। अध्याय 129 डूगुई। ब्लैक लेवल मार्शल स्कूल के 50 से ज्यादा छात्र थे। ज्यादातर 20 साल के थे। उनके चेहरे गर्व से भरे हुए थे। वे न सिर्फ थरी प्रोफाउंड एकेडमी के छात्रों को नीची नजर से देखते थे, बल्कि बाकी प्रोफाउंड ग्रेड मार्शल अकादमियों को भी नजरअंदाज करते थे। सिर्फ तियानशुआन मार्शल आर्ट्स स्कूल और लिंग शुआन मार्शल अकादमी के छात्र ही आए हैं, हुओ झोंग ने कहा। उसकी आवाज स्वाभाविक रूप से तेज थी, इसलिए ब्लैक लेवल मार्शल स्कूल के छात्रों ने उसे सुन लिया। स्काई प्रोफाउंड मार्शल स्कूल के एक लंबे चेहरे वाले छात्र ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, हम आ सकते हैं क्योंकि हमारी मानसिक शक्ति काफी मजबूत है। स्टार प्रोफाउंड मार्शल स्कूल के लोगों की मानसिक शक्ति बहुत कमजोर है, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से नहीं आए। एक मजबूत आत्मा शक्ति भी एक प्रकार की प्रतिभा थी, इसलिए प्रोफाउंड ग्रेड मार्शल आर्ट्स अकादमी के छात्रों का ये समूह बहुत अभिमानी था। घाटी के सभी छात्र मार्शल आर्ट्स अभ्यास मैदान में इकट्ठा हुए। काले वस्त्र पहने एक कुबड़ा बुजुर्ग अचानक उड़ता हुआ आया। उसके पीछे स्काई प्रोफाउंड मार्शल स्कूल के उप प्रधानाचार्य गुओ चेंग और लिंग शुआन मार्शल आर्ट्स अकादमी के उप प्रधानाचार्य लुओ के थे। जब किन युन ने कुबड़े बुजुर्ग को देखा तो वह डर के मारे कांप उठा। उसके बगल में खड़े हुओ जोंग और म्यू रोंग के चेहरे पर डर के भाव थे। जी वुफे को भी बहुत पसीना आ रहा था। यहाँ तक कि प्रोफाउंड रैंक मार्शल हाउस के 20 से अधिक छात्रों के चेहरे पर भी भय का भाव था। कुबड़े बूढ़े ने कहा, मैं डू गुई हूँ, स्टार मार्शल आर्ट्स अकादमी का एक शिक्षक जो मानसिक ऊर्जा में माहिर है। हालांकि हमारी स्टार मार्शल आर्ट्स अकादमी के छात्र मानसिक ऊर्जा रखने के योग्य नहीं हैं, फिर भी मैं आपको मानसिक ऊर्जा मार्शल आर्ट सिखाने के लिए यहाँ हूँ ताकि आप भूत प्रेतों से निपट सकें। डू गुई पहले से ही नाटा और झुका हुआ था, जिससे वह और भी छोटा दिखता था। हालांकि उसके चेहरे पर ज्यादा झुर्रियां नहीं थीं। उसकी बर्फ जैसी सफेद भौहें बहुत लंबी थीं, जो उसके गालों तक पहुंचती थीं, और उसकी छोटी छोटी आंखें चमकती थीं, जिससे वह एक सौम्य बूढ़े व्यक्ति जैसा दिखता था। अपना मानसिक दबाव कम करने के बाद उन्होंने आगे कहा, 3 रहस्यमयी अकादमी में 200 से ज्यादा छात्र हैं। मैं उनमें से चुनकर देखूंगा कि क्या कोई ऐसा है जिसकी मानसिक शक्ति मजबूत हो। जुआन वू अकादमी के उन छात्रों के माथे पर अचानक बल पड़ गए। वे 3 रहस्यमयी अकादमी के छात्रों को नीची नजर से देखते थे और सोचते थे कि वे बोझ बन जाएंगे। टीचर डू, अगर कमजोर मुर्गियां हमारे साथ आएं तो अगर वे मर जाएं तो हमें दोष मत दीजिए। एक युवक ने ठंडे स्वर में कहा, मैं निश्चित रूप से आप में से किसी को भी दोष नहीं दूंगा। डू गुई हंसा और बोला, इसके अलावा आप सभी को मेरी साधना तकनीक सीखने से पहले मेरी मानसिक परीक्षा पास करनी होगी। मानसिक ऊर्जा की परीक्षा ने जुआन वू अकादमी के छात्रों पर कोई दबाव नहीं डाला। उन्हें इस जगह आने के लिए परीक्षा पास करनी ही थी। वे पंक्ति में खड़े होकर परीक्षा शुरू होने का इंतजार करने लगे। डू गुई ने छोटे सफेद पत्थरों की एक बड़ी प्लेट निकाली और उसे जमीन पर छिड़कते हुए कहा, मैंने इस तरह के पत्थर को परिष्कृत किया है। इसे उड़ते हुए देवता का पत्थर कहते हैं। ज्यादा पत्थरों को हवा में तैराने के लिए तुम्हें ज्यादा आध्यात्मिक शक्ति लगानी होगी। सामान्य तौर पर आपको अर्हता प्राप्त करने से पहले 20 पत्थरों को तैराने की आवश्यकता होगी, लेकिन अब आपको भूत जानवरों से निपटने की आवश्यकता है, इसलिए मैंने पास होने के लिए मानक को 30 पत्थरों तक बढ़ा दिया। ब्लैक लेवल मार्शल अकादमी के छात्रों ने अपनी परीक्षाएं शुरू की। हालांकि वे गर्व से भरे थे, फिर भी उन्होंने डू गुई के सामने खुद को संयमित रखा। किन यून किनारे से गंभीरता से देख रहा था। उसकी इच्छा थी कि काश वह भी अपनी मानसिक शक्ति का स्तर जानने के लिए ये परीक्षा दे पाता। पहले परीक्षार्थी का नाम होंग यू था और वह स्काई प्रोफाउंड मार्शल स्कूल से आया था। वह 100 सफेद पत्थरों के पास खड़ा हो गया और उन्हें अपनी आत्मिक ऊर्जा से ढक दिया। जल्द ही भगवान के पत्थर के कुछ टुकड़े हवा में तैरने लगे। जब हांग यू ने ये देखा तो वह बेहद चिंतित हो गया। उसने जमीन पर गिरे हुए ईश्वरीय पत्थरों को ढकने के लिए और भी ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा छोड़ी और फिर लगभग 10 और पत्थर ऊपर की ओर तैरने लगे। केवल 18 पत्थर। डू गुई ने अपना सिर हिलाया। गुओ चेंग ने चिंतित होकर कहा, एल्डाडू, यह होंग यू की मानसिक शक्ति बुरी नहीं है। डू गुई ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, उसका स्तर उतना ऊंचा नहीं है। वह मेरी आध्यात्मिक शक्ति साधना तकनीक नहीं सीख सकता। हांग यू का माथा पसीने से लथपथ था और उसका चेहरा लाल हो गया था। हालांकि बाकी गॉड सोआरिंग स्टोन हवा में तैरने में असमर्थ थे। कुल मिलाकर उनकी संख्या केवल 18 थी। वह वास्तव में डू गुई की आध्यात्मिक ऊर्जा परीक्षा पास नहीं कर सका। प्रोफाउंड ग्रेड मार्शल आर्ट्स अकादमी के वे गौरवान्वित छात्र मन ही मन आश्चर्यचकित थे। उन्हें आखिरकार समझ आ गया कि स्टार मार्शल आर्ट्स अकादमी में कोई छात्र क्यों नहीं था, क्योंकि वे इस कठिन परीक्षा में पास नहीं हो पा रहे थे।
अगला, डू गुई चिल्लाया। परीक्षा देने आई एक मोहक लाल वस्त्रधारी महिला थी। वह केवल 20 ईश्वरीय उड़ते हुए पत्थरों को ही हवा में उड़ा सकती थी। अगर यह सामान्य समय में होता तो ये पर्याप्त होता, लेकिन अब आत्मिक प्राणियों से निपटने के लिए उसे 30 पत्थरों का इस्तेमाल करना था, इसलिए वह भी योग्य नहीं थी। शुरू से ही 2 लोग फेल हो गए थे। इससे प्रोफाउंड ग्रेड मार्शल आर्ट्स अकादमी के छात्र लगातार चिंता में थे। डू गुई की परीक्षा बहुत कठिन थी। बहुत संभव था कि वे बाहर हो जाएं। ये बहुत अपमानजनक बात थी। कुछ का लगातार परीक्षण करने के बाद वे सभी विफल हो गए। अगले नंबर पर जो युवक आया, उसके चेहरे पर एक ठंडा और अहंकार भरा भाव था, जो आत्मविश्वास से भरा हुआ था, मानो उसने परीक्षा पास कर ली हो। वू यूचेन, वह हमारी लिन शुवानवू अकादमी में सबसे शक्तिशाली आत्मिक ऊर्जाओं में से एक है। चूंकि वह एक आत्मिक शक्ति वाले परिवार से है, इसलिए वह निश्चित रूप से परीक्षा पास कर लेगा। एक व्यक्ति ने कहा। वू यूचेन वहां गया और जैसे ही उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा छोड़ी, ईश्वर का उड़ता हुआ पत्थर हवा में तैरने लगा। जल्द ही उसकी ऊंचाई 25 तक पहुंच गई। जब सबने ये देखा तो वे प्रशंसा से अभिभूत हुए बिना नहीं रह सके। वू यूचेन का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उसने कराहते हुए अपनी मानसिक ऊर्जा बढ़ा दी। तभी 2 और ईश्वरीय पत्थर हवा में तैरने लगे। 27, 29, मुझे अभी भी एक और की कमी है। अचानक 5 अन्य भगवान के पत्थर हवा में तैरने लगे। 34, अद्भुत है। 3 रहस्यमय अकादमी के छात्र सदमे में चिल्ला उठे। वू यूचेन का पूरा शरीर पसीने से लथपथ था और साफ जाहिर था कि उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। हालांकि उसका चेहरा पीला पड़ गया था, फिर भी उसके चेहरे का अहंकार अभी तक कम नहीं हुआ था। डू गुई की परीक्षा पास करने से उसका गर्व और भी बढ़ गया था। डू गुई ने सिर हिलाया और कहा, वू यूचेन पास हो गया है। अब आगे। इसके तुरंत बाद शेष 40 से अधिक जुवान ग्रेड मार्शल आर्ट्स अकादमी के छात्रों की एक एक करके परीक्षा ली गई। कहने की आवश्यकता नहीं कि ऐसे बहुत से छात्र थे जिनकी मानसिक शक्ति बहुत मजबूत थी, तथा उनमें से कुछ की आयु 25 वर्ष या उससे अधिक थी। फिलहाल केवल 15 लोग ही पास हुए हैं। वू यूचेन के अलावा बाकी लोग केवल 30 गॉड सोआरिंग स्टोन ही तैरा सकते थे। एक और जोड़ना बेहद मुश्किल होगा। जब जियाओ यू मेई का समय आता है तो वह सबसे छोटी होती है और आखिरी भी। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह पास हो पाएगी। काफी समय हो गया है, लगता है वह फिर से अधिक सुंदर हो गई है। वह केवल 14 वर्ष की है और पहले से ही मार्शल बॉडी क्षेत्र के 6ठे स्तर पर है। उसकी आत्मिक शक्ति भी प्रबल है। वह बिल्कुल अपनी बड़ी बहन जैसी है। उसकी प्रतिभा बहुत ऊंची है। जैसे ही जियाओ यू मेई आए, सब उसकी चर्चा करने लगे। वह एक बहुत ही खूबसूरत युवती थी और बहुत मजबूत भी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने सबका ध्यान आकर्षित किया। जियो यू मेई का सुंदर चेहरा ठंडा था जब वह भगवान बढ़ते पत्थर की तरफ चली गई। उसने हल्के से हुंकार भरी और अपनी आत्मिक शक्ति मुक्त कर दी। भगवान का उड़ता हुआ पत्थर बड़ी मात्रा में ऊपर तैरने लगा। दर्जनों ईश्वरीय पत्थर हवा में तैर रहे थे, मानो वे बेफिक्री से उड़ रहे हों। अचानक आसपास से एक तेज आवाज आई। सब चौंक गए। डू गुई का चेहरा भी आश्चर्य से भर गया जब उसने कहा, 50 गोलियां, और आपने अभी तक अपनी पूरी ताकत भी इस्तेमाल नहीं की है। जियाओ यू मेई ने अपनी मानसिक ऊर्जा को बस एक पल के लिए ही मुक्त किया, फिर एक शांत भाव के साथ उसे तुरंत वापस खींच लिया। उसके सामने बाकी परीक्षार्थी मानो अपनी आधी जिंदगी गंवा बैठे थे। छोटी बच्ची, मुझे अपनी सारी आत्मिक शक्ति दिखाओ। डू गुई हंसा। मुझे ऐसा करने का मन नहीं है, ये बहुत थका देने वाला है। जियाओ यू मेई ने नाक भान सिकोड़ी और एक तरफ चली गई। मैं कितनी भी प्रतिभाशाली क्यों न हूँ, मैं तो स्काई प्रोफाउंड मार्शल स्कूल की छात्रा हूँ। इसका तुमसे क्या लेना देना है? यदि आपकी आध्यात्मिक शक्ति प्रतिभा अच्छी है तो मैं आपको सीखने के लिए एक और साधना तकनीक दूंगा। डू गुई हंसा। अध्याय 130, आध्यात्मिक ऊर्जा प्रतियोगिता। डू गुई मानसिक ऊर्जा के विशेषज्ञ थे और उनकी मार्शल आर्ट बहुत अच्छी थी। जो लोग आध्यात्मिक शक्ति का अभ्यास करते थे उनके लिए ये साधना विधियां अत्यंत मूल्यवान थीं। यदि वे इसे प्राप्त कर पाते तो इससे उनकी मानसिक ऊर्जा का उपयोग और भी अधिक सुदृढ़ हो जाता। अन्य सभी छात्र जियो यू मेई से बहुत ईर्ष्या करते थे। वू यूचेन ने दांत पीस लिए, उसकी आंखें ईर्ष्या से भर आईं। उसने अभी अभी 34 गॉड सोआरिंग स्टोन्स को हवा में उड़ाने के लिए बहुत मेहनत की थी, जिससे वह सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। लेकिन अब जियो यू मेई ने आसानी से 50 से ज्यादा गॉड सोआरिंग स्टोन्स हवा में उड़ा दिए, जो उससे कहीं ज्यादा थे। अभी तक उसने इतनी मेहनत इसलिए की थी ताकि वह सबसे ताकतवर बन सके, लेकिन अब जब कोई उसकी तरफ देख ही नहीं रहा था तो वह मन ही मन बहुत दुखी हो रहा था। मुझे यह नहीं चाहिए। जियाओ यू मेई ने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया, अब डू गुई की ओर नहीं देखा और नाक भान सिकोड़ते हुए बोली, क्या होगा अगर मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूं और तुम मुझे अपनी साधना तकनीक नहीं दोगे? क्या ये तुम्हारी ताकत की बर्बादी नहीं होगी? मुझसे झूठ बोलने के बारे में सोचना भी मत। ये स्पष्ट था कि वह इस साधना तकनीक को अपनाना चाहती थी, लेकिन वह सहज महसूस नहीं कर रही थी। डू गुई खुद को हंसने से नहीं रोक पाया और बोला, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर तुम परीक्षा में अपनी पूरी ताकत लगा दोगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा। जियाओ यू मेई ने अपना सिर घुमाया और मुंह बनाते हुए कहा, क्या तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की अनुमति नहीं है? डू गुई हंसा, मैं तुमसे झूठ कैसे बोल सकता हूँ? जल्दी से परीक्षा दो। जियो यू मेई ने गहरी सांस ली और अपनी मानसिक शक्ति को मुक्त किया। सबके चेहरों पर ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। यह जियाओ यू मेई का मानसिक प्रभाव था। जमीन पर उनमें से केवल 100 थे और उनमें से 80 पहले से ही तैर रहे थे। उसने इस स्तर तक पहुंचने में सक्षम होने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया था।
वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि जमीन पर रखा ईश्वरीय पत्थर अभी भी ऊपर तैर रहा था। 10 से ज्यादा पत्थर अभी भी ऊपर तैर रहे थे। जियाओ यू मेई का खूबसूरत चेहरा पहले से ही पीला पड़ चुका था। साफ दिख रहा था कि वो अपनी मानसिक शक्ति को उत्तेजित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही थी। 100 पत्थर, जमीन पर रखे सभी भगवान के पत्थर तैर रहे थे। ये हो गया, ये हो गया। डू गुई भी बहुत हैरान था और जल्दी से चिल्लाया। उसने एक हार निकाला, पास आया और मुस्कुराया। ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा उपहार है। ये तुम्हारी मानसिक ऊर्जा को जल्दी से ठीक करने में मदद कर सकता है। इसे अपने साथ ले जाओ। हार चमकदार और पारदर्शी था, मानो क्रिस्टल से बना हो। बेहद खूबसूरत था, बहुत सुंदर। जियो यू मेई ने जल्दी से इसे लिया और अपनी गर्दन पर रख लिया। धन्यवाद शिक्षक डू। इसे पहनने के बाद उसकी रंगत धीरे धीरे निखर आई। उसके सुंदर चेहरे पर हल्की लालिमा आ गई। डू गुई हंसा। चलो, 3 गहन अकादमी के बच्चों की परीक्षाएं पूरी होने का इंतजार करते हैं। मैं तुम्हें एक साधना तकनीक दूंगा। वू यूचेन को साधना तकनीक सीखने की जल्दी थी। उसकी आवाज में तिरस्कार भरा था और उसने कहा, इन्हें परखने की कोई जरूरत नहीं है ना? ये तो समय की बर्बादी है। अगर वे इतने कुशल होते तो ब्लैक लेवल मार्शल आर्ट्स अकादमी में कब के दाखिल हो गए होते। ठीक है, अगर वे पास भी हो गए तो क्या वे भूत जानवर को पीटने की हिम्मत करेंगे? अगर वह वहां मर गया तो क्या होगा? स्काई प्रोफाउंड मार्शल स्कूल के एक छात्र ने थरी प्रोफाउंड अकादमी के छात्रों पर चिल्लाते हुए कहा, अगर तुम लोग मौत से डरते हो तो परीक्षा मत दो। अगर तुम परीक्षा पास कर गए तो तुम्हें भूत प्रेतों को पीटने के लिए क्लाउड ड्रैगन पर्वत श्रृंखला पर जाना होगा। यद्यपि थरी मिस्टिकल अकादमी के छात्र क्रोधित थे, लेकिन कुछ सोचने के बाद उन्होंने महसूस किया कि राक्षसी जानवरों से निपटना आसान नहीं था, इसलिए वे सभी चले गए। वे बस निश्चिंत होकर परीक्षा का इंतजार करना चाहते थे ताकि वे उसमें भाग लेने के लिए पूरी तरह तैयार हो सकें। अगर उन्हें किसी भूतिया जानवर ने टक्कर मार दी और वे गंभीर रूप से घायल हो गए तो वे परीक्षा पास करने और ब्लैक लेवल मार्शल आर्ट्स अकादमी में प्रवेश के बारे में भूल सकते थे। डू गुई ने थोड़ा मुंह बनाया, लेकिन कुछ नहीं कहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि अभी भी कुछ लोग परीक्षा देना चाहते थे। हुओ जोंग, जी वुफेंग, मुरोंग डैरन और किन यून का परीक्षण होने वाला था। सबसे पहले हुओ जोंग केवल 15 गॉड सोआरिंग स्टोन्स ही तैरा सकता था, जिसे मध्यम माना जाता था। मुरोंग हाई हुओ जोंग से अधिक मजबूत था, 17 पत्थर। जहां तक जी वुफेंग की बात है, वह वास्तव में 28 पत्थर हासिल करने में सक्षम था। वह ब्लैक लेवल मार्शल अकादमियों के कई छात्रों से भी ज्यादा ताकतवर था। अगर तुम्हें कुछ संकेत मिल जाएं, तो तुम्हारी मानसिक शक्ति जरूर बढ़ जाएगी। जरा रुको, मैं तुम्हें एक साधना तकनीक भी बताता हूँ। डू गुई एक ही नजर में समझ गया कि जी वुफेंग में अपार क्षमता है। धन्यवाद शिक्षक डू। जी वुफेंग ने तुरंत अपना आभार व्यक्त किया। इसके बाद किन यून की बारी थी। जब ब्लैक लेवल मार्शल अकादमी के छात्रों ने ये नाम सुना तो वे एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। किन यून, यह वही आदमी होना चाहिए जिसने कुछ देर पहले यहाँ इतनी परेशानी खड़ी की थी। यह वही है। मैंने सुना है कि जब वह हिडन ड्रैगन मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में था तो जियाओ यू मेई ने उसे प्रथम स्थान भी दिया था। मैंने भी इसके बारे में सुना है। क्या जियाओ यू मेई की बहन किन यून से बहुत नफरत नहीं करती थी? छोटी बहन के रूप में उसने वास्तव में किन यून को गहन हृदयघास पाने में मदद की थी। जियाओ यू मेई यहाँ थी और जब उसने ये शब्द सुने तो उसके मुंह से बस एक ठंडी सिसकारी निकली। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय किन यून से मुकाबला करने वाली वह नहीं थी। उसकी जगह जियाओ यूएलन थी। मुरोंग डैरेन ने पहले किन यून को जियाओ यू मेई से सावधान रहने को कहा था, लेकिन अब जब उसने सुना कि जियाओ यू मेई ने उसे रहस्यमय हृदयघास दी है तो वह बहुत प्रभावित हुआ। भाई यूं, तुम तो लगभग जियाओ यू मेई के जीजा बन गए। हुओ जोंग हंसा। उसकी आवाज बहुत तेज थी, इसलिए यहाँ सबने उसे सुना। जियो यू मेई का चेहरा भावहीन था जब उसने अपनी तरफ देखा। डू गुई ने किन यून की ओर देखा और हंसते हुए कहा, बच्चे, तुम भी जिद्दी हो। इतने सालों में पहली बार हमने तुम्हारे लिए हमारे निमंत्रण को अस्वीकार करने का अपवाद बनाया है। खैर, मैं स्टार ब्लैक मार्शल स्कूल में जरूर प्रवेश पाऊंगा। किन यूं हंसा। गुरु डू, अगर मैं ढेर सारे पत्थर तैरा सकता हूँ तो क्या आप मुझे स्पिरिट पावर कल्टिवेशन मेथड का एक अतिरिक्त सेट दे सकते हैं? ठीक है, ये सब आपके परीक्षा परिणामों पर निर्भर करता है। एल्डर डू हंसे। वू यूचेन, जो किनारे पर खड़ा था, घृणा से हंसा। उसकी शाखा का आदमी कितना मजबूत हो सकता है? अज्ञानी मूर्ख, किन यून एक शिलालेख गुरु है। शिलालेखों के लिए उच्च स्तर की मानसिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चाहे उसकी मानसिक ऊर्जा कितनी भी कमजोर क्यों न हो, वह तुमसे बेहतर है, मूर्ख। वू यूचेन क्रोधित हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि 3 रहस्यमय अकादमी के छात्र इस तरह उसका विरोध करने की हिम्मत करेंगे। जैसे ही वह जवाब देने वाला था, उसने देखा कि भगवान के उड़ते हुए पत्थर हवा में तैर रहे हैं। कई दर्जन भगवान के पत्थर अचानक हवा में लटक गए। जियाओ यू मेई की तरह किन यून ने आसानी से दर्जनों गॉड सोआरिंग स्टोन्स को हवा में तैराया। सभी ने ठंडी हवा की गहरी सांस ली और आश्चर्य से हौंफने लगे। ये प्रतिभा लगभग जियो यू मेई के समान ही थी। शिलालेख मास्टर की आध्यात्मिक शक्ति वास्तव में मजबूत है। लगता है किन यून ने अभी तक ब्लैक लेवल मार्शल अकादमी में प्रवेश नहीं लिया है और न ही अपनी मानसिक ऊर्जा की साधना की है। वह पहले से ही इतना शक्तिशाली है। उसने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। म्यू रोंग जुन जोर से हंसा। इस स्तर के कौशल के साथ तुम ब्लैक लेवल मार्शल अकादमी के ज्यादातर लोगों को तुरंत मार सकते हो, खासकर कुएं के तल पर बैठे उस मेढक को जो स्पिरिट पावर परिवार से आया है।
अब तुम्हें पता चल गया है कि तुम कितने मूर्ख हो। वू यूचेन का चेहरा गुस्से और ईर्ष्या से भरा हुआ था। उसकी मानसिक शक्ति और किन यून की मानसिक शक्ति में अंतर साफ दिखाई दे रहा था। दोनों की मानसिक शक्ति बिल्कुल अलग अलग स्तरों पर थी। इससे पहले जियाओ यूमेई कई मामलों में उनसे आगे निकल चुकी थी, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं थी। आखिरकार जियाओ यूमेई की प्रतिभा अभी भी बाकी थी। हालांकि इस समय किन यून, वह व्यक्ति जिसे उसने नीचा समझा था, उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ था। थोड़ी देर बाद हवा में 30 और गॉड सोआरिंग स्टोन तैरने लगे। कुल मिलाकर 80 थे। मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, किन यून ने पीला चेहरा बनाते हुए कहा। डू गुई हंसा और बोला, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। घृणित आदमी, उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं किया। जियो यू मेई ने घृणा से कहा। किन यून की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, मैंने वास्तव में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया।